गुड आफ्टरनून। बैठिए। ईसीपी मिल गई आप लोगों को? तो मैं बता देता हूँ आपको बेसिकली हम क्या करने वाले हैं ना। इसमें देखो आपको तीन टाइप के प्रॉब्लम्स दिख रही होंगी ना सीपीपी में, टाइप 1, टाइप 2 और टाइप 3। तो फर्स्ट टाइप की जो प्रॉब्लम्स है बेसिकली वो मतलब डायरेक्टली एप्लीकेशन बेस या फिर डायरेक्टली फॉर्मूला यूज होता है। तो अगर आपको फॉर्मूलाज अगर अच्छे से याद है तो आप उन क्वेश्चंस को कर लोगे आसानी से ना। फिर सेकंड टाइप की जो प्रॉब्लम्स हैं उनमें है जो एप्लीकेशन होता है उसमें थोड़ा सा आपको दिमाग जो वो लगाना पड़ता है, जो सबसे ज़्यादा जो पूछी जाती हैं किसी भी एग्जाम में, जेईई मेन की अगर हम स्पेशली बात करें तो। और जो थर्ड यहाँ पे टाइप है वो है टफ प्रॉब्लम्स है, जिसके अंदर मिक्स्ड कॉन्सेप्ट भी यूज़ होते हैं। कई बार हो सकता है कि कॉन्सेप्ट सिंगल हो बट प्रॉब्लम जो वो काफ़ी अच्छे लेवल की होती है, जो कि जेईई एडवांस में भी पूछे जाते हैं। तो इन प्रॉब्लम्स को बेसिकली अप्रोच कैसे किया जाता है ना। सारे क्वेश्चन तो वैसे भी आज की क्लास में होंगे नहीं, तो मैं आपको इनकी अप्रोच बेसिकली बताने वाला हूँ कि मैथ्स में क्वेश्चन जो उनको कैसे अप्रोच किया जाता है। बाकी मंडे से तो आपकी जो क्लासेज होंगी उनमें चैप्टर वाइज तो चीज़ें चलेंगी, तो आप थोड़ा सा थॉट प्रोसेस जो वो समझना है ना कि मैथ्स में मतलब कैसे प्रॉब्लम जो उनको अप्रोच किया जाता है। मतलब 40 में से ऊपर मार्क्स किसके हैं जेईई मेन के फर्स्ट में? 40 से ऊपर मैथ्स में तुम्हारे 41 है ना तुम्हारे? हम अच्छा टोटल बता रहे थे तुम? टोटल नहीं, मैथ्स में कितने मार्क्स है? 45। कौन सी शिफ्ट में? 31 जनवरी की फर्स्ट शिफ्ट, सेकंड। तुम्हारे? तुम ऐसे ही मजे ले रहे थे बात के, ठीक है ना। तो पहली चीज़ तो मतलब थोड़ा सा डर तुम निकालो कि मतलब मैथ्स में होते नहीं ना। पहली चीज़ तो वो सबसे ज़्यादा जरूरी है, मतलब थोड़ा सा कॉन्फिडेंस लाओ, क्योंकि जो सबसे ज़्यादा टफ शिफ्ट थी उसमें भी मतलब 7-8 क्वेश्चन ऐसे थे जो आप आराम से जो वो कर सकते थे। तो पेपर चाहे टफ भी आए, चाहे मतलब जेईई मेन का पेपर हो चाहे एडवांस का हो, अगर मुश्किल पेपर है तो उसमें भी मतलब आप प्रॉब्लम्स जो ढूंढ सकते हो आराम से, जो आप सोल्व कर पाओगे। तो आपको बस सेलेक्टिव होना है थोड़ा सा, मतलब ऐसी प्रॉब्लम्स पे टाइम वेस्ट नहीं करना जो तुम्हें आती नहीं है, मतलब तुम ऐसे उसमें कुछ ना कुछ कर रहे हो, सोच रहे हो कि आंसर आ जाएगा, तो वो नहीं होगा। बस तुम देखो अपने जोन की प्रॉब्लम की कौन सी क्वेश्चन को तुम सोल्व कर सकते हो, उसको पकड़ो, और उसमें अगर 3-4 मिनट भी लग रहे हैं, 4-5 मिनट भी लग रहे हैं, तो उसको पूरा का पूरा सोल्व करो। क्योंकि कई बार यही प्रॉब्लम होती है ना कि हम क्वेश्चन को करना स्टार्ट करते हैं एग्जाम में, लेकिन बीच में जाने के बाद पता चलता है कि इसमें 1-2 मिनट और लगेंगे, तो फिर टाइम ज़्यादा वेस्ट हो रहा है कि नहीं हो रहा। तो वो एक्चुअल में प्रॉब्लम उनको आती है जिनको 25 के 25 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने होते हैं। अगर मान लो तुम्हें 10-12 सवाल अटेम्प्ट करने हैं, तुम इतना ही पढ़ के गए हो, तो फिर उनको तुम आराम से टाइम दे सकते हो। आराम से 4-5 मिनट भी अगर लग रहे हैं किसी क्वेश्चन में तो वो दो। दूसरी चीज़ है मतलब कॉन्फिडेंस आपका रहना चाहिए। मतलब कई बार क्या होता है कि हम क्वेश्चन को अगर मान लो कोई जल्दी सोल्व हो जाता है एग्जाम में, तो अपने आप पे डाउट होने लग जाता है कि यार ये तो बहुत ज़्यादा जल्दी सोल्व हो गया, तो इसको एक बार दोबारा से चेक करना चाहिए कि क्या ये सही है नहीं ना। तो ये सब हरकतें नहीं करनी, आपको खुद पे कॉन्फिडेंस होना चाहिए। एक बार में अगर आंसर आ गया तो आ गया, अच्छी बात है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इस चीज़ में ना। तो बस यही सब चीज़ें, और इनको अब देखते हुए चलना कि कैसे हम इनको क्वेश्चन जो उनको अप्रोच कर रहे हैं। जैसे जो फर्स्ट क्वेश्चन है, और काफ़ी बार जो रोल है यहाँ पे मैं आपको सिखाऊंगा कि ऑप्शन जो है उन वो देख के आपको काफ़ी बार हेल्प मिलती है कि ऑप्शन को देख के कैसे आप क्वेश्चन जो उसको अप्रोच किया जाता है। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन आपको सबको दिख रहा है यहाँ पे, है ना। इसके अंदर एक फंक्शन एफ ऑफ एक्स जो है वो दिया हुआ है। ये लिखा हुआ है x² + 2x + 1 डिवाइडेड बाई x² - 8x + 12। अब इसकी रेंज आपको फाइंड करनी है। तो अब देखो, एक जो इसका स्टैंडर्ड तरीका है, जो स्टैंडर्ड वे होता है, वो क्या होता है कि इसको y के इक्वल लेट कर लेंगे हम, और वहां से x में क्वाड्रेटिक बनेगी और उसको सोल्व कर लेंगे। ये इसका एक स्टैंडर्ड प्रोसेस है जो कि सभी लोग करते हैं। अब आपको देखो इसके अंदर क्या करना है, ऑप्शंस पे आप नजर डालिए थोड़ी सी। ऑप्शन में ध्यान से देखो जरा कि चारों ऑप्शन में क्या क्या बातें हैं। हर एक ऑप्शन में -∞ से -21/4 आ रहा है सब में, और एक आ रहा है 0 to ∞ आ रहा है, कुछ ऑप्शन में 1 to ∞ आ रहा है। तो वो सब अलग अलग आ रहा है। तो एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा कि एक ऑप्शन में 0 इंक्लूड है, एक ऑप्शन में 1 इंक्लूड है। तो हम सबसे पहले इनके अकॉर्डिंग सोचेंगे। यहां पे देखो, ये जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है ये बेसिकली यही तो लिखा हुआ है, x+1 का होल स्क्वायर, और अगर नीचे वाले की हम बात करें तो x-4 का होल स्क्वायर एंड आई थिंक ये -4 ऐसा लिखा हुआ है।
अब अगर तुम इसमें x की वैल्यू -1 डाल दोगे तो पहली चीज क्या, x की वैल्यू -1, अब ये देखो जो इसने हटा रखा है, इसका जो डोमेन दे रखा है r-2 और 6, ये सिर्फ इसलिए दे रखा है कि 2 और 6 जो है उस पर डिनोमिनेटर डिफाइन नहीं हो रहा, इसीलिए दिया हुआ है। तो यहां पे x इक्वल्स टू -1 क्या इसके डोमेन में आ रहा है, x इक्वल्स टू -1 डोमेन में, तो x की वैल्यू -1 अगर डाल रहे हो तो इस फंक्शन की वैल्यू कितनी मिल रही है आपको, इसका मतलब 0 जो है वो क्या इसकी रेंज में हमेशा होगा। तो ऑप्शन 2 कभी इसका करेक्ट हो सकता है क्या, ऑप्शन 3 करेक्ट हो सकता है क्या, ऑप्शन 4 हो सकता है क्या, तो फर्स्ट ऑप्शन करेक्ट आंसर होगा। क्वेश्चन को आपको सोल्व करने की जरूरत पड़ी क्या, ये इसी बार का आपका इसमें सारे के सारे सवाल जे मेन 23 के हैं और कुछ सवाल जो जे एडवांस 22 के हैं, जो आपकी ये सीपीपी है। तो उन्हीं सारे सवालों को मैं आपको करके दिखा रहा हूँ कि जो आपके आए हैं। ऐसा नहीं कि हमने अलग से क्वेश्चन ले लिए कि सर ये सवाल तो हो सकते हैं, जेई वाले थोड़े ऐसे आसानी से हो जाते हैं, तो ये सवाल जेई में पूछा गया था, इसमें कुछ भी ऐसा। तो आपको दोनों अप्रोच पता होनी चाहिए, मतलब आपका दिमाग उस डायरेक्शन में चलना चाहिए कि हर एक क्वेश्चन को सोल्व करने की जरूरत नहीं होती। कुछ सवाल अगर मान लो डायरेक्टली ऑप्शन के थ्रू हो रहा है तो उसको उसके थ्रू करो, कितना टाइम आप इसमें बचा सकते थे, आपको कोई क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह करने की जरूरत नहीं थी। क्लियर है, कोई डाउट इसमें? चलो फिर सेकंड प्रॉब्लम देखो, ये भी अगेन आपकी 23 में ही पूछी गई है किसी ना किसी एक शिफ्ट में। इसमें देखो इन्फॉर्मेशन आपको क्या क्या गिवन होती है और क्या आपको क्वेश्चन में पूछा जाता है, दो ही चीजें, एक इन्फॉर्मेशन गिवन होगी और एक इन्फॉर्मेशन आपको पूछा होगा। तो यहां पे देखो जरा सेकंड में, इसमें सबसे पहले आपको गिवन है बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। एक इन्फॉर्मेशन आपको गिवन है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। एक इंफॉर्मेशन गिवन आपको बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर, और अब आपको इसकी वैल्यू जो फाइंड करनी है ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्रॉस डी वेक्टर। आप सबको पता होगा कि वेक्टर 3D जो उसके काफी सारे क्वेश्चन पूछे गए, किसी ने भी पेपर दिया तो सारी शिफ्ट में थे, लगभग एवरेज 5 क्वेश्चन हर एक शिफ्ट में पूछे गए हैं। एक दो शिफ्ट थी जिसके अंदर 4-4 सवाल थे दोनों से मिला के, बट बाकी सारी शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन दोनों से मिला के थे। और वो सारे ही सवाल, मतलब ऐसा मानो कि आप 80% क्वेश्चन जो इजी टू मॉडरेट वाली कैटेगरी के थे, कुछ सवाल थे ऐसे जो बहुत अच्छे पूछे गए थे। तो आप इनको, बट क्या होता है कि इंफॉर्मेशन इतनी सारी इसमें दी हुई होती है कि उसी में हम फंस के रह जाते हैं। अब आपको देखो यहां से सबसे पहले इंफॉर्मेशन गिवन थी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर इज इक्वल टू 0। इसके बारे में अगर आप सोचो तो इसका कोई खास इतना मतलब निकल नहीं रहा। इसका मतलब सिंपल सा ये है कि भाई बी वेक्टर जो है वो सी वेक्टर के परपेंडिकुलर है। इस वाली इक्वेशन के साथ, अकेली के साथ आप और कुछ नहीं कर सकते। कर सकते हो क्या? नहीं कर सकते, या ना आगे जो वो सिंप्लीफाई होगा। फिर सेकंड इंफॉर्मेशन आपके पास में ये वाली गिवन थी, इस वाली के साथ हम कुछ कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं? यहां पे वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट लिखा हुआ है, तो इसका मतलब बहुत ही ऑब्वियस बात है कि पहले अपने को इस एक्सप्रेशन को सोल्व करना चाहिए। तो अब यहां पे अगर मान लो कि आपको ट्रिपल वेक्टर प्रोडक्ट नहीं पता कि कैसे लिखते हैं, तो फिर आप क्वेश्चन को नहीं कर सकते, फिर उसमें आपको दिमाग लगाने की भी जरूरत नहीं है। अगर आपको मान लो कि नहीं पता है कि वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट कैसे सोल्व होता है, तो फिर आप आगे बढ़ोगे, सिंपल सी बात है। तो ये क्या होता है, ए डॉट सी बी वेक्टर माइनस ए डॉट बी सी वेक्टर इज इक्वल्स टू बी वेक्टर माइनस सी वेक्टर डिवाइडेड बाई 2। अब बेसिकली ये जो वेक्टर है वो जब इस तरीके से इक्वल लिखा होता है तो वेक्टर में, और इसके बाद में अगर हम बात करें कॉम्प्लेक्स नंबर में, ये दोनों इक्विटी के केस में सेम तरीके से बिहेव करते हैं। सेम तरीके से मतलब क्या है कि जैसे अगर कॉम्प्लेक्स नंबर में भी आपके पास में दो कॉम्प्लेक्स नंबर इक्वल लिखे हुए हैं, तो उसमें हम क्या बोलते हैं, रियल पार्ट के इक्वल, इमेजिनरी पार्ट भी इमेजिनरी पार्ट। यहां पे भी देखो लेफ्ट हैंड साइड में दो वेक्टर है, एक बी वेक्टर है एक सी वेक्टर, राइट हैंड साइड में भी एक बी वेक्टर है और एक सी वेक्टर है। तो इसका मतलब ऑब्वियस बात है कि बी वेक्टर का कोफिशिएंट दोनों साइड इक्वल होना चाहिए और सी वेक्टर का कोफिशिएंट भी इक्वल होना चाहिए। अगर यहां पे मान लो कि कोई एक डी वेक्टर और लिखा होता साथ में, तो इसका मतलब डी वेक्टर जो उसको नल वेक्टर ही होना पड़ता और कोई ऑप्शन नहीं था इसके पास। तो ये चीज आपको यहां से सोचनी है। अब देखो बी वेक्टर के कोफिशिएंट को अगर आप इक्वल करते हो तो यहां से ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर कितना आ रहा है, 1/2, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो कितना आ रहा है, 1/2। इस वाली इंफॉर्मेशन का हमने ये यूज किया। फिर थर्ड इंफॉर्मेशन आपके पास में ये थी, तो यहां से ए डॉट भी आप फाइंड कर चुके हो, तो इसका मतलब बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर जो वो भी यही मिलेगा आपको। यस, आ गया। अब चलते हैं जो चीज आपको फाइंड करनी थी, ये वाला एक्सप्रेशन आपको फाइंड करना था। यहां पे क्या लिखा हुआ है, बेसिकली ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्या होता है, एक वेक्टर होता है और ये भी एक वेक्टर है। तो दो वेक्टर का इसका मतलब डॉट प्रोडक्ट आपको फाइंड करना है।
देखो यहां से आपको एंगल वगैरह नहीं पता, अगर मान लो कि आपको ए वेक्टर, बी वेक्टर, सी, डी इनके अगर मैग्नीट्यूड पता होते तब तो आप डायरेक्टली इसको ए बी साइन थीटा लिख देते, क्योंकि यहां से ए डॉट बी आपके पास था यानी कॉस थीटा था, तो यहां से आप साइन थीटा भी लिख सकते थे आसानी से। लेकिन ये सब आपको नहीं पता, तो आप यहां पे क्या करोगे, अब यहां पे डायरेक्टली देखो आप मल्टीप्लाई भी नहीं कर सकते, वेक्टर में तो ऐसा होता नहीं है। तो अगर यहां पे क्रॉस प्रोडक्ट की जगह कोई एक सिंगल वेक्टर होता तो क्या इसको तुम सिंप्लीफाई कर पाते? कैसे करते? स्केलर प्रोडक्ट वो बन जाता। तो आप इसको कोई एक नया वेक्टर मान लो ना, जैसे इसको पी वेक्टर मान लिया हमने। अब इस पी वेक्टर का इस वेक्टर के साथ में डॉट प्रोडक्ट लेना है, ऐसा करना है। चलिए अब ये क्या होता है, देखो पी डॉट सी क्रॉस डी ये बॉक्स होता है, बॉक्स प्रोडक्ट ऑफ पी सी डी। और इसको आप दो तरीके से ओपन कर सकते हो, या तो पी डॉट सी क्रॉस डी लिख दो जो कि ऑलरेडी लिखा हुआ था और यहां से दिख रहा था कि इसकी बात तो हम कुछ कर ही नहीं पा रहे थे, तो इसका मतलब दूसरा इसको लिखना पड़ेगा। दूसरा क्या तरीका है, पी क्रॉस सी डॉट डी, क्योंकि ये तो होता है डॉट और क्रॉस को आप इंटरचेंज कर सकते हो वेक्टर में। तो इसका मतलब यहां से देखो इसको ऐसा तुम लिख सकते थे पी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर, और ये लीजिए डी वेक्टर। चलो अब देखो पी वेक्टर क्या था आपके पास में, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर, और इसका सी वेक्टर के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट लेना है, और फिर पूरे का डी के साथ में डॉट प्रोडक्ट था। अब अगेन देखो यहां पे क्या आ गया, ट्रिपल प्रोडक्ट आ गया। तो ये ट्रिपल प्रोडक्ट क्या होगा, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर डॉट सॉरी बी वेक्टर डॉट सी वेक्टर, और ये ए वेक्टर, इसका डी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है। तो ये लीजिए अब देखो डी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो एक ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर था, ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर क्या है, स्केलर है, कोई भी एक नंबर है आपके पास में। तो इसका मतलब यहां पे सिंपली बी वेक्टर लिखा और बी का डी के साथ में डॉट करना आपको, तो ये लीजिए बी वेक्टर डॉट डी वेक्टर। सिमिलर वे में बी डॉट सी अगेन यहां पे स्केलर है, इसका डी के साथ में डॉट प्रोडक्ट करना है, तो ये लीजिए ए वेक्टर डॉट डी वेक्टर। और यहां से आई थिंक आपको सारी वैल्यूज पता है, ए डॉट सी 1/2 था, बी डॉट डी 1/2 था, बी डॉट सी आपको क्वेश्चन में 0 गिवन था, तो ये लीजिए 1/4 आपके पास में इसका फाइनल आंसर आएगा। कोई प्रॉब्लम इस चीज में? ठीक है, तो ये डायरेक्टली देखो जो जो इंफॉर्मेशन आपको गिवन है सीधा सीधा हम फॉर्मूला बेसिकली अप्लाई कर रहे हैं और आंसर आ जा रहा है। कुछ भी मतलब एक तो होता है ना कि क्वेश्चन में आपको पता ही नहीं चलता कि करना क्या है, कैसे स्टार्ट करें, वो आगे क्वेश्चंस आएंगे। अभी सिर्फ ये जो टाइप 1 है इसमें वही क्वेश्चन है कि डायरेक्टली आपको फॉर्मूला लगाना है और क्वेश्चन को सोल्व करना है। थर्ड वाला क्वेश्चन जरा एक बार ट्राई करो सभी, थर्ड वाला क्वेश्चन ट्राई करो। अगर तुम्हें शेड्यूल मिल चुका है कि कब कब कौन कौन सा चैप्टर होगा, तो मिल जाएगा, मतलब क्लासेस जब तुम्हारी मंडे स्टार्ट होगी ना तो उससे पहले पहले मिल जाएगा। तो जो भी चैप्टर आपका होने वाला हो पहले उस चैप्टर को रिवाइज जरूर करके आना, क्योंकि तुम्हें पता है ऑलमोस्ट ऐसा मानो कि हर एक चैप्टर जो उसको एक दिन में कंप्लीट करना है। कुछ कुछ चैप्टर ऐसे होंगे जिनके लिए 2 दिन मिलेंगे अपने को, क्योंकि इतना ही टाइम है। तो उसके अकॉर्डिंग जब भी आप क्लास में आओ आपको पहले से पता होगा कि कल ये चैप्टर होने वाला है, तो उसको रिवाइज जरूर करके आना। आपके जो भी शॉर्ट नोट्स हैं उससे रिवाइज करके आओ, जो भी आपने यार नोट्स बना रखे हैं वो रिवाइज करो। अपना फंडा ऐसे रहेगा जैसे तुम आओगे तो उस चैप्टर को मैं भी एक बार आपको रिवाइज करवाऊंगा, है ना, पूरी की पूरी समरी एक बार एक साथ में हम आपको बता दूंगा, ताकि आपका वो चैप्टर जो वो अच्छे से गो थ्रू हो जाए कि इसमें ये चीजें होती हैं। और फिर उसके बाद में अपना मेन जो फोकस है वो प्रॉब्लम सॉल्विंग पे रहेगा कि किस टाइप के क्वेश्चन को कैसे हम सोल्व कर सकते हैं, है ना। तो आप पहले से पढ़ के आना तभी बेनिफिट होगा, मतलब सारी की सारी चीजें, वरना अगर नहीं आपको लगेंगी तब दिक्कत हो जाएगी। ठीक है, तो थर्ड क्वेश्चन हो गया। अब देखो पहली चीज तो इसके अंदर जल्दी जल्दी सोचते जाओ, एक फोकाई दे रखी है, दोनों फोकाई दे रखी है। तो फोकाई क्या होती है हाइपरबोला की, AE, 0 एंड माइनस AE, 0। तो दोनों फोकाई के बीच की डिस्टेंस कितनी हुई, 2AE। इसका मतलब क्या आपको 2AE की वैल्यू गिवन है, कितनी गिवन है? अब ये डिस्टेंस आपको निकालनी आनी चाहिए, अगर डिस्टेंस नहीं निकालनी आएगी तब दिक्कत है। 1 + √2 = 0 वो यहां पे लाई करता है, और एक क्या 1 - √2, 0 वो यहां पे लाई करता है।
तो ये वाली डिस्टेंस जो वो कितनी है, √2 + 1, और ये वाली डिस्टेंस कितनी है, ये वाली डिस्टेंस √2 - 1, ये डिस्टेंस 1 - √2 नहीं है, यही दिक्कत होती है सबसे बड़ी, बेसिक सी बात है, ये डिस्टेंस है √2 - 1, ये है √2 + 1, तो दोनों को ऐड करेंगे तो कितनी आएगी, 2√2, तो ये लीजिए 2√2। अब e की वैल्यू आपको यहाँ पे गिवन है, तो a देखो यहाँ से कितना आ गया, e की वैल्यू आपको कितनी गिवन है, √2, और तो e की वैल्यू 1, a की वैल्यू 1 आ गई क्या, ये लीजिए। अब उसके बाद में सेंट्रिसिटी जो है उसका फॉर्मूला आपको पता होना चाहिए, तो वो क्या होता है, a² e² = a² प्लस में b² होता है, तो यहां से देखो b² आ जाएगा आपके पास में, ये बन गया 1 ही आ गया भी। और वैसे भी देखो, अब देखो एक चीज दूसरी समझना आप, यहां से आपको सेंट्रिसिटी जो √2 गिवन थी, तो ये सब आपको फाइंड भी एक्चुअल में करने की जरूरत नहीं थी, है ना। √2 अगर किसी हाइपरबोला की सेंट्रिसिटी गिवन है, इसका मतलब वो रेक्टेंगुलर हाइपरबोला है, और रेक्टेंगुलर हाइपरबोला की खास बात क्या होती है कि उसमें a = b होता है, तो वहां से भी आप डायरेक्टली जो वो लिख सकते थे, a = b = 1, समझ में आ रही है। तो यही इसी चीज तक पहुंचने के देखो दो तरीके, एक तो आपने कैलकुलेशन करके लिखा तो उसमें 20-30 सेकंड लगे, बट अगर आपको डायरेक्टली ये चीज पता होती तो आप डायरेक्टली लिख सकते थे। अब इसके बाद में पूछा लेंथ ऑफ इट्स लेटस रेक्टम, और लेटस रेक्टम की लेंथ अब आपको पता होनी चाहिए, 2b² / a, ये लीजिए इसका 2 जो वो आंसर आ गया। आसान चीज है, सब ऐसे ही आसान बस आपको ढूंढने पड़ते हैं, आसान क्वेश्चन जरूर मिलेंगे आपको एग्जाम में, बस आपको ढूंढना है कि कौन सा आपके जोन का है ना। चलिए अगला सवाल, फोर्थ क्वेश्चन। फोर्थ देखो मैथमेटिकल रीजनिंग का क्वेश्चन है, और मैथमेटिकल रीजनिंग का अगर क्वेश्चन आता है तो आपको सबसे पहला काम, अगर कहीं पे एरो दिख रहा है तो उसका पर्पस यही होता है कि ये आपको पता होना चाहिए कि आप इसको ऐसा लिख सकते हो। अगर ये चीज आपको पता है तो आधा क्वेश्चन आपका यहीं पे सोल्व हो जाता है। अब देखना ध्यान से, अगेन इसमें भी कई बच्चे हैं जो ट्रूथ टेबल बनाते हैं, तो अगर ट्रूथ टेबल बनाओगे तो टाइम लगेगा ही, तो वो नहीं बनानी होती आपको। कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं, मतलब 10 में से एक क्वेश्चन आपको ऐसा मिलेगा जिसकी ट्रूथ टेबल आपको बनानी ही पड़ेगी, उसके अलावा कोई ऑप्शन नहीं है, बट बाकी के मैक्सिमम क्वेश्चन में आप बिना ट्रूथ टेबल के सोल्व कर सकते हो। देखना इस क्वेश्चन को हम कैसे सोल्व कर रहे हैं। सबसे पहले आपके पास में जो फर्स्ट स्टेटमेंट गिवन है वो गिवन है P कंजक्शन नेगेशन ऑफ Q, फिर यहां पे बीच में ये वाला साइन है। अब देखो जो सेकंड वाला स्टेटमेंट है, क्या मैं उसको ऐसा लिख सकता हूं, नेगेशन ऑफ P डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ Q, देखो ध्यान से ऐसा लिखा जा सकता है इसको ना। तो अब ये क्या बन गया, अब इसमें हमने जो सेकंड वाला ब्रैकेट था उसमें ये वाली चीज अप्लाई कर दी। अब ओवरऑल ये पूरा स्टेटमेंट है, ये एक स्टेटमेंट 1 है, ये स्टेटमेंट आपके पास में 2 है। अब ये पूरे स्टेटमेंट में अगर वापस से ये वाली चीज लगाएं तो ये देखो ऐसा आ गया कि नेगेशन ऑफ P, फिर ये आपके पास में Q, ये यहां पे डिसजंक्शन नेगेशन ऑफ P, और ये ऐसा। अब ये जो नेगेशन बाहर है इसको सिंप्लीफाई करेंगे, इसको अंदर लेते जाओ, तो ये देखो नेगेशन ऑफ P, नेगेशन का काम होता उल्टा कर देना तो ये ऐसा बन जाएगा, ये ऐसा आ गया, और ये आपके पास में ऐसा था। अब यहां पे ये देखो हर जगह आपके पास में ये ऐसा ही साइन आ रहा है, तो अगर हर जगह सेम साइन है तो ये जो नेगेशन ऑफ P है इसको देखो पूरे को ऐसा लिख सकता हूं क्या, सॉरी क्या था अपने पास में, नेगेशन ऑफ P था Q था, ये ऐसा लिखा जा सकता है। अब इस वाले स्टेटमेंट को पकड़ो सिर्फ आप, ये क्या है, आप अगर सेट की हेल्प से समझो तो सेट की हेल्प से आप इसको ऐसा समझ सकते हो कि एक सेट का उसके कॉम्प्लीमेंट्री सेट के साथ में यूनियन लेना है। मतलब ऐसी कोई सिचुएशन है, ये एक सेट है और तो इस सेट में का मतलब ये वाला रीजन और इसके कॉम्प्लीमेंट्री का मतलब ये वाला रीजन, तो अगर इन दोनों का यूनियन लेंगे तो क्या ये यूनिवर्सल सेट बन जाएगा। अगर ये यूनिवर्सल सेट का किसी भी दूसरे सेट के साथ अगर यूनियन लोगे तो भी यूनिवर्सल सेट रहेगा, तो इसका मतलब आपको दिख रहा है कि ये पूरा का पूरा यूनिवर्सल सेट है। और यूनिवर्सल सेट का मतलब ही क्या होता है, टोटोलॉजी। टोटोलॉजी का मतलब होता है यूनिवर्सल सेट, यानी कि सारा का सारा रीजन आपने कवर कर लिया है। और ऐसे कॉन्ट्राडिक्शन या फैलेसी का मतलब होता है कि कोई भी रीजन नहीं आ रहा है, कोई भी कॉमन पार्ट जो वो नहीं आ रहा। तो इसके अकॉर्डिंग अगर आप सोल्व करते तो बहुत आसानी से आप इस क्वेश्चन को सोल्व कर सकते थे। फिर चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। अगेन देखो फिफ्थ वाला जो क्वेश्चन है वो आपको समझ में आ रहा है, डायरेक्टली फॉर्मूला है। किसकी शिफ्ट में आया था ये, किसकी शिफ्ट में आया था ये क्वेश्चन, याद नहीं रहता क्या तुम लोगों को सवाल ऐसे?
24th को पेपर किसका था? 24th को, 24th की सेकंड शिफ्ट का किसी का पेपर नहीं था 24th की सेकंड को? ऐसा तो हो नहीं सकता कि वैसे किसी का ना हो। चलो तो ये देखो डायरेक्टली फॉर्मूला है, क्या करना है इसके अंदर, किसका फॉर्मूला लिखा हुआ है? 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर को 4 को बाहर ले लो चाहो तो, अगर मान लो कि ये दिक्कत कर रहा है तो 4 को आप बाहर ले लो, तो ये सिंपली ऐसा ही लिखा हुआ देखो 1/2 यानी 24 और ये बन गया 3/2 का स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, और 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन क्या होता है? साइन इनवर्स x बाई ए। तो ये इंटीग्रेशन आता और सिंपली लिमिट जो इसके अंदर डालनी थी आंसर आ जाता। आसान क्वेश्चन। फिर नेक्स्ट, ये देखो जो नेक्स्ट वाला, इस टाइप के भी काफी सारे शिफ्ट्स में क्वेश्चन जो पूछे गए थे। तो इसके लिए अब अगेन ये वाला क्वेश्चन जो नेक्स्ट वाला, ये आप तभी कर पाओगे जब आपको सारे के सारे फॉर्मूलाज, एडजॉइंट की प्रॉपर्टीज, डिटरमिनेंट की प्रॉपर्टीज, ये सारी अगर पता है तो फिर क्वेश्चन में टाइम नहीं लगेगा। देखो कैसे स्टार्ट करना था इसको। इसमें आपको सबसे पहले तो ये जो एक्सप्रेशन गिवन है इसको सोल्व कीजिए आप। एडजॉइंट ऑफ एडजॉइंट ए, ये आपको गिवन है 12⁴। ठीक है, तो कई सारे मैट्रिक्स आ गए। तो सबसे पहले आप ये जो इतना मैट्रिक्स है इसको आप कोई मैट्रिक्स बी बोल सकते हो क्या? आप चाहो तो एडजॉइंट ऑफ ए जो उसको एक बार के लिए बी मान लो, या फिर इसको पूरे को बी मान लो। तो अगर इसको पूरे को बी मानोगे तो ये डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट बी बन गया क्या? अब ये आपको पता होना चाहिए डिटरमिनेंट, एडजॉइंट ऑफ डिटरमिनेंट बी क्या होता है? डिटरमिनेंट बी की पावर n-1, डिग्री 3 का है ये, तो इसको हम डिटरमिनेंट बी स्क्वायर लिख सकते हैं इज इक्वल टू 12⁴। अब ये पूरा सोल्व हो चुका। अब आपको डिटरमिनेंट बी लिखना है। डिटरमिनेंट बी का मतलब क्या है? डिटरमिनेंट ऑफ एडजॉइंट ए, और ये क्या होता है? डिटरमिनेंट ए की पावर n-1 का होल स्क्वायर, यानी n-1 का स्क्वायर 4 होगा। तो ये डिटरमिनेंट a⁴ और उसकी पावर 2 थी, तो ये ऐसा आ गया क्या? तो यहां से डिटरमिनेंट a जो है वो आपके पास में √12 आ गया। √12 आ गया ना, दोनों साइड में जो वो पावर 1/8 ले लेंगे। अब आपको देखो पूछा क्या गया था? a इनवर्स इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, इसका डिटरमिनेंट। अब इसमें दो प्रॉपर्टी देखो लग रही है। पहली चीज तो अगर दो मैट्रिक्स देखो यहां पे आपको नजर आ रहे हैं तो इनको अलग अलग कर ले, है ना। तो ये आ गया ए इनवर्स का डिटरमिनेंट इंटू में एडजॉइंट ऑफ ए, और यहां से देखो ए इनवर्स का क्या होता है? 1 डिटरमिनेंट है, और अगेन ये वाला क्या होता है? डिटरमिनेंट a⁻n-1, यानी डिटरमिनेंट ए का स्क्वायर। तो ये देखो आपके पास में सिंपली डिटरमिनेंट ए आ गया, और डिटरमिनेंट ए जो है वो आपने फाइंड कर रखा है √12, जिसका मतलब क्या होता है? 2√3। ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो इसी टाइप के क्वेश्चन जो आपको पूछे जाते हैं। नेक्स्ट वाला ट्राई करो जरा जल्दी से, कितनी देर में कर पाते हो? 7th क्वेश्चन। ये ऑलमोस्ट सारी शिफ्ट में पूछा गया होगा जिसने भी पेपर दिया है। स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस, काफी सारी शिफ्ट में इस टाइप के ये स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस जो फाइंड करवाना सिखाया था। हो गया 6√3। कितनों को आती है दो लाइंस के बीच की शॉर्टेज? कितनों को नहीं आती दो लाइंस के बीच की शॉर्टेज निकालना? बाकी सबको तुम्हें आती है? कैसे निकालते हैं? क्या फिर से बोलना? a2 - a1 क्या है? ओके, वो कौन है? ओके, देखो यहाँ पे आपको दो लाइंस की जो इक्वेशन है वो ये, जैसे या तो सिमेट्रिक फॉर्म में आपके पास में गिवन होगी या फिर वेक्टर फॉर्म में गिवन होगी ना, दोनों में से किसी फॉर्म में गिवन हो सकती है। तो आपको सबसे पहले तो ये जो डायरेक्शन रेशियोज हैं, बेसिकली कैसे इसका फंडा जो होता है वो क्या होता है वो मैं थोड़ा सा बता देता हूँ। उसके बाद तो मेनली तो आपको जो डायरेक्टली चीज़ है वो ही ध्यान रखनी है। ये जैसे कोई लाइन L1 है,
ये लाइन L2 है, और यहाँ पे जो आपको पॉइंट गिवन होगा वो सपोज इसको कुछ आप A वेक्टर बोल दो, और यहाँ पे ये जो एक दूसरा पॉइंट है इसको हम कुछ C वेक्टर बोल दिया। तो ये जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है इन दो लाइंस के बीच की शॉर्टेस्ट डिस्टेंस हमेशा ऑब्वियस सी बात है उस लाइन के अलोंग होगी जो लाइन इस वाली लाइन के भी परपेंडिकुलर हो और इसके भी परपेंडिकुलर, उसके अलोंग जो डिस्टेंस है वो शॉर्टेस्ट होगी हमेशा ना। तो इसका मतलब क्या है कि बेसिकली जो AC वेक्टर है उसका इस वाले वेक्टर के साथ में आपको इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन जो फाइंड करना है। अब एक वेक्टर का दूसरे वेक्टर पे प्रोजेक्शन कैसे फाइंड करते हैं, उनका डॉट प्रोडक्ट, और जिस पे प्रोजेक्शन फाइंड करना है डिनोमिनेटर में उसका मैग्नीट्यूड आ जाता है, ऐसे फाइंड करते हैं। तो इसका मतलब पहले आपको ये वेक्टर, ये तो आपको पता है दो पॉइंट आपके पास में है ना, ऊपर जो ये पॉइंट गिवन है ये तो आपके पास है ही ना। पहले पे जैसे जो पॉइंट है वो आ रहा है 1 3 2, और इस पे जो पॉइंट, अच्छा कुछ और ले लिया, अच्छा दूसरा सवाल आया, ये है आपके पास में 5 2 4, और ये इधर आपके पास में है -3 -5 एंड 1। अब ये दो लाइंस के परपेंडिकुलर वेक्टर निकालना है, तो दो वेक्टर के परपेंडिकुलर वेक्टर को कैसे फाइंड किया जाता है, उनके क्रॉस प्रोडक्ट से। तो देखो पहली जो लाइन है उसके डायरेक्शन रेशियोज आपको लिख लेने, जैसे 1 2 -3, दूसरी के लिख लेने 1 4 -5। तो ये एक डिटरमिनेंट इसको सोल्व कर सकते हैं। तो ये देखो कितना आ रहा है, ये यहां से बनेगा -10 प्लस का 12 2i कैप, नेक्स्ट आ रहा है -5 प्लस का 3 यानी प्लस का 2j कैप, और नेक्स्ट आपके पास में आ रहा है प्लस का 2k कैप। तो अब ये देखो 2 2 का कोई पॉइंट नहीं बनता है ना, आप 2 से इसको पूरे को डिवाइड कर सकते हो। तो ये आपके पास में ये वाली जो लाइन थी उसके डायरेक्शन रेशियोज आ चुके हैं, i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। अब आपको सिंपली क्या करना है, ये वेक्टर तो आप निकाल सकते हो आराम से ना, अगर दोनों पोजीशन वेक्टर गिवन है तो उनको सब्ट्रैक्ट कर दीजिए, उनका डिफरेंस लेना है। तो ये देखो कितना आएगा 8i कैप प्लस 7j कैप, और ये लीजिए प्लस का 3k कैप, और एक वेक्टर आपके पास में यहां से क्या आ गया i कैप प्लस j कैप प्लस k कैप। तो इसका मतलब हो गया कि इस वाले वेक्टर का इस वेक्टर पे प्रोजेक्शन आपको फाइंड करना है। तो इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट ले लीजिए पहले। तो ये देखो 8 + 7 + 3 मिल रहा है, और नीचे क्या आ जाएगा आपके पास में, ये वाला वेक्टर जो है उसका मैग्नीट्यूड। तो ये देखो जरा कितना बन रहा है 18/√3, या फिर इसको हम क्या बोल सकते हैं 6√3। ठीक है, तो स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस आप नेक्स्ट वाले अटेम्प्ट के लिए भी इसको ध्यान से देखना है ना, काफी बार ये पूछा जाता है, मतलब इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट रहता है, और अगेन करने में ज्यादा टाइम भी नहीं लगता, मैक्सिमम 40-50 सेकंड का क्वेश्चन होता है। ठीक है, तो जिनको नहीं आता तो सीख गए क्या करना है, चीजें कर लीजिए इसको नोट। कहां से आ रहे हैं, कहां से, तो टाइम पता नहीं है आपको, मतलब टाइम का ध्यान रखना थोड़ा ना। हो पा रहे हैं क्वेश्चंस। नेक्स्ट में अब देखो क्या करना है ना, वापस से अगेन समझना कि कैसे स्टार्टिंग करनी है। सबसे पहले बोला लेट द इमेज ऑफ दिस पॉइंट इज क्यू। इसका मतलब सिंपल सी बात है कि क्या आपको फाइंड करनी है, इसकी इमेज फाइंड करनी है। और 3D में जो प्लेन के लिए जितने भी फॉर्मूलाज है वो सारे वही फॉर्मूलाज है जो स्ट्रेट लाइन में, सॉरी जो 2D में स्ट्रेट लाइन के लिए होते हैं सारे फॉर्मूलाज। तो वहां पे जैसे हम इमेज जो वो कैसे फाइंड करते हैं, x - x1, तो ये आ गया 2 अपॉन में a इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c इक्वल्स टू -2 टाइम्स ऑफ ax1 प्लस by1 प्लस c डिवाइडेड बाई a² प्लस b² प्लस c²। ऐसे इमेज फाइंड की जाती है किसी भी पॉइंट की। तो इसको सिंप्लीफाई कर लीजिए पहले, नीचे वाला पार्ट कितना बन रहा है 6, और अगर हम ऊपर की बात करें तो वो भी 6 आ रहा है, तो ये 1 हो गया। तो यहां से देखो x की वैल्यू आपके पास आ चुकी है 3, y की वैल्यू आ चुकी है 2 - 1 1, एंड z जो वो आपके पास में आ चुका है 2। तो ये q पॉइंट आपको मिल गया 3 1 2। ठीक है, सबसे पहले आपको इमेज ही फाइंड करनी थी, फिर आगे बढ़ते हैं। आगे बोला देन द डिस्टेंस ऑफ द प्लेन दिस, एक प्लेन आपके पास में गिवन है 3x + 2y + z + 29 इज इक्वल्स टू 0। अब एक पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस आप आसानी से फाइंड कर सकते हो भाई, है ना। ये कितनी आ जाएगी 3 + 2 + 2 + 29 डिवाइडेड बाई √9 + 4 +
1। इसको सिंप्लीफाई कर लेंगे, जो भी आंसर आएगा वो फाइनल आंसर हो जाएगा। कहां पे? अच्छा ये 3 इंटू में 3 9 कर लीजिए जल्दी से। नेक्स्ट करें 9th। ये देखो लिखा हुआ है एक इंटीग्रेशन आपके पास में गिवन है 1 to 2, ये यहाँ पे log 2 x स्क्वायर प्लस 1 dx प्लस 1 से लेके ये आपके पास में गया log 9 2 और यहाँ पे 2 रेज टू पावर x माइनस 1 रेज टू पावर 1/3 dx। ठीक है, ये जे एडवांस 2022 में सवाल पूछा गया था। अब देखो अगेन ये क्वेश्चन बहुत ही इजी क्वेश्चन की कैटेगरी में आता है अगर आपको कॉन्सेप्ट पता है तो। अगर नहीं पता तो आप जूझते रहोगे। देखो जब भी अगर डेफिनेट इंटीग्रेशन आपके पास में सवाल आता है और इस तरीके से दो इंटीग्रेशन अगर आपके पास में गिवन है तो आप सबसे पहले उनकी जो लिमिट्स हैं उसके अंदर रिलेशन फाइंड करने की कोशिश कीजिए। देखो जैसे यहां पर अगर मान लो कि ये कोई भी एक फंक्शन f(x) लिखा हुआ है, आप एक चीज का ध्यान देखो, दो यहां पे x की वैल्यू अगर यहां पे 1 डालेंगे तो ये कितना बनेगा? 1 बनेगा। और वो वाली लिमिट देखो यहां पे आ रही है। अगर x की वैल्यू 2 डालेंगे तो यहां पे आपके पास में ये वाला पोर्शन बनेगा x³ लिखा। x की वैल्यू अगर देखो 2 डाल रहे हैं तो ये वाली चीज आ रही है। इसका मतलब अगर इसकी लिमिट, इसको हम a से b बोलते हैं, कुछ ये a से b बोल दिया और यहां पे ये क्या लिखा हुआ था? f(x) लिखा हुआ था, इसको हमने f(x) बोल दिया। तो ये वाला जो इंटीग्रेशन है इसकी लिमिट f(a) से लेके f(b) आ रही है क्या? अगर ये वाली लिमिट आ रही होंगी तो 99% टाइम ये चांसेस रहेंगे कि ये वाला जो फंक्शन होगा वो इसका इनवर्स होगा। 99% यही होगा। तो अब देखो एक बार आप चेक भी कर सकते हो इसका इनवर्स कैसे फाइंड करोगे? y इज इक्वल टू ऐसा लिखोगे आप log 2 x³ प्लस 1 और x की वैल्यू फाइंड करोगे इन टर्म्स ऑफ y। तो वो आप यहां से देख पा रहे हो कि x³ प्लस 1 जो वो 2 रेज टू पावर y आ गया और x की वैल्यू आ गई यहां से 2 रेज टू पावर y माइनस 1 रेज टू पावर 1/3। तो यही लिखा हुआ है। इसका मतलब ये अगर f(x) है तो ये आपके पास में f इनवर्स x dx लिखा हुआ। और अगर इस टाइप का इंटीग्रेशन आपके पास आ रहा है तो दो तरीके हैं। या तो आप यहां पे सबसे पहले f इनवर्स x है उसको t लेट कर लो और उसके बाद में उसको सोल्व करो तो ऑब्वियस बात है थोड़ा सा टाइम टेकिंग प्रोसेस होगा। बट ये वाला जो है वो डायरेक्टली आप रिजल्ट याद रख सकते हो। इसकी वैल्यू जो b इंटू में f(b) माइनस a इंटू में f(a) आता है। अपर लिमिट जो उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो और माइनस जो लोअर लिमिट्स हैं उन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई कर दो। तो ये देखो अपर लिमिट्स को अगर आप मल्टीप्लाई करोगे तो ये कितना बन रहा है? 2 इंटू में log 9 विद बेस 2 और ये यहां पे आ रहा है माइनस में 1 इंटू 1। अब इसका आपको ग्रेटेस्ट इंटीजर इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में फाइंड करना था। तो ये देखो अगर यहां पे 9 की जगह 8 होता, 9 की जगह अगर 8 होता तो log 8 विद बेस 2 की वैल्यू कितनी होती? 3 होती। अगर यहां पे 16 होता तो उसकी वैल्यू कितनी होती? 4। अगर 8 होता तो उसकी वैल्यू यहां से 3 आती, 16 होता तो उसकी वैल्यू 4 आती। अब ये 9 जो वो 8 और 16 के बीच में है तो इसका मतलब इसकी जो वैल्यू होगी वो किसके बीच में आएगी? 3 और 4 के बीच में। और वो फिर 2 से मल्टीप्लाई हो रही है तो इसका मतलब इसकी वैल्यू हम ऐसा बोल सकते हैं 3 से थोड़ी सी बड़ी है। 2 से मल्टीप्लाई तो इसकी वैल्यू 6 से थोड़ी सी बड़ी होगी। 6 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू में से अगर 1 माइनस करेंगे तो वैल्यू 5 से थोड़ी सी बड़ी होगी और 5 से थोड़ी सी बड़ी वैल्यू का ग्रेटेस्ट इंटीजर कितना? 5। तो अगर आपको ये चीज पता है तो ये डायरेक्टली अगर आप अप्लाई कर रहे हो तो 30 सेकंड से ज्यादा लगेंगे क्या सवाल में? बट वो तभी जब आपको पहले से इस टाइप के क्वेश्चंस की प्रैक्टिस की हुई होगी। तो ये देखो एडवांस में पूछा गया और एडवांस में कम से कम आप 5-6 सवाल आराम से ऐसे सेलेक्ट कर सकते हो जो सिर्फ इतना ही टाइम टेकिंग सवाल होते हैं। और 5-6 सवाल आपको पता है एडवांस में अगर आप कर देते हो तो काफी अच्छे ही होते हैं वो। ठीक है, तो बस इन चीजों का आपको ध्यान रखना है। तो ये आपकी टाइप 1 है जिसके अंदर आपको डायरेक्टली जो पता लग रहा है कि क्या कॉन्सेप्ट यूज करना और कैसे करना और ना ज्यादा उसके अंदर कैलकुलेशन है। सेकंड टाइप है जिसमें हो सकता है थोड़ा सा आपको मेहनत करनी पड़े क्वेश्चन के साथ में, कुछ क्वेश्चन कैलकुलेटिव हो सकते हैं। तो अब देखो जैसे जो 10th वाला क्वेश्चन है,
10th में हालांकि यहां पे आपको थोड़ा सा डायरेक्टली जो वो आइडिया लग रहा होगा कि आपको देखो फाइंड क्या करना है, 5 डैश पाई बाई 4 जो फाइंड करना है, और यहां से 5 डैश आप तब मिलेगा जब आप दोनों साइड क्या करोगे, इसको डिफरेंशिएट करेंगे। तो सबसे पहले माइंड में आपके क्या आ गया, डिफरेंशिएशन आ गया कि भाई डिफरेंशिएशन करना चाहिए। अब लेकिन दूसरी चीज आप देखोगे कि अगर डिफरेंशिएट कर रहे हैं तो थोड़ा सा प्रोसेस लंबा हो जा रहा है एक्चुअल में ना, क्योंकि लेबनीज एक जगह तो आप डायरेक्टली लगा दोगे, लेकिन अंडर रूट एक्स जो है वो भी तो आ रहा है। तो आपको डायरेक्टली लेबनीज में नहीं जाना, क्योंकि कई बार इसमें गलती यही होती है कि जैसे हम इस टाइप का इंटीग्रेशन देखते हैं तो तुरंत हमें लगता है कि लेबनीज जो वो अपने को लगा देनी चाहिए, और हम एक्सप्रेशन जो उसको ढंग से नहीं देखते। अगर आप यहाँ पे जो अंदर एक्सप्रेशन लिखा हुआ है उसको अगर ध्यान से देखो तो क्या वो एक्सप्रेशन इजीली इंटीग्रेबल है कि नहीं है। तो आप सबसे पहले इसको इंटीग्रेशन जो है ना उसको सोल्व कीजिए, ना कि आप डायरेक्टली लेबनीज पे जाओगे। डायरेक्टली लेबनीज पे कहां जाएंगे वो भी देखो, आगे एक प्रॉब्लम एक दो ली हुई होगी। 1 अपॉन में अंडर रूट एक्स, इंटीग्रेशन को अगर देखो सोल्व करें तो साइन टी आ रहा है, साइन टी का इंटीग्रेशन क्या होगा, माइनस कॉस टी। इसके अलावा 5 डैश टी है, उसका इंटीग्रेशन क्या होगा, 5 टी। तो ये इसका इंटीग्रेशन आ गया, और अब यहां पे लिमिट डाल देंगे पाई बाई 4 से लेके x। अब चलिए इसको देखो सिंप्लीफाई कर देते हैं, तो ये आ रहा है माइनस का 4√2 cos x। इसके बाद में यहां पे ये वाली लिमिट अगर डालेंगे तो ये माइनस का 3/5x बनेगा। आप चाहो तो माइनस को आप बाहर ले लीजिए पहले ना, तो बाहर देखो माइनस का 1 अपॉन अंडर रूट एक्स है, और ये हमने सबसे पहले अपर लिमिट यहां पे यूज कर ली। अब लोअर लिमिट डाल दो, तो पाई बाई 4 डालेंगे तो cos पाई बाई 4 1/√2, तो ये कितना बनेगा 4 प्लस में 3 टाइम्स ऑफ 5 ऑफ पाई बाई 4। क्या हो गया, कोई कुछ बोल रहा? क्या समझ नहीं आया क्या कह रहा हूं? ये जो कांस्टेंट है इसका क्या होगा, कहां चला जाएगा? अच्छा आंसर बोल रहे हो, हाँ वो चला जाएगा बिल्कुल, वो तो वैसे भी जा चुका है। अब देखो यहां से आपको, अब इस एक्सप्रेशन से आपको कुछ भी फाइंड करना हो सकता था, कोई भी चीज, जो जरूरी नहीं कि डेरिवेटिव फाइंड करना, कोई भी चीज जो फाइंड करवाई जा सकती थी, बट ये आपको यहां तक का प्रोसेस सेम है। अब यहां पे दो चीजें हैं, एक तो आपको 5 ऑफ पाई बाई 4 फाइंड करना है। तो आप देखो 5 ऑफ पाई बाई 4 का मतलब क्या है कि जो एक्सप्रेशन है इसमें x की वैल्यू हम क्या डाल दें, पाई बाई 4, और जैसे x की वैल्यू आप पाई बाई 4 डालोगे तो इंटीग्रेशन की लोअर लिमिट और अपर लिमिट सेम हो जाएंगे, और अगर सेम हो जाएंगे तो इसका मतलब इसकी वैल्यू जो वो क्या आ गई, 0। अब ये एक आसान सा एक्सप्रेशन लिखा हुआ जिसको आप इजीली डिफरेंशिएट कर सकते हो, कर पाओगे? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 11th। ये इस टाइप के वेक्टर के काफी सारे क्वेश्चन जो पूछे गए हैं, इनको देखना ध्यान से कि क्या चीजें इसमें करनी होती है, क्या क्या ऑपरेशन जो वो आपको लगाने होते हैं। सबसे पहले देखो आपके पास में 3 वेक्टर गिवन है ना, ए वेक्टर है, बी वेक्टर है और सी वेक्टर है। आगे आपको बोला गया है आर वेक्टर इज अ वेक्टर सच दैट, एक रिलेशन आपके पास में आ रहा है यहां से, आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर। फिर सेकंड एक एक्सप्रेशन गिवन है आर वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू 0, और ये एक्सप्रेशन जो इसकी वैल्यू आपको फाइंड करनी है। ठीक है, चलिए तो अब देखते हैं कि इनका दो एक्सप्रेशन का क्या यूज हम कर सकते हैं इस चीज को फाइंड करने के लिए। तो सबसे पहले तो एंड रिजल्ट के बारे में सोचो। अगर मान लो कि 25 आर वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर फाइंड करना है, तो या तो आपको आर वेक्टर ही मिल जाए, आर वेक्टर मिल जाएगा तो भी काम हो जाएगा, या फिर हम देखते हैं कि क्या इसका मैग्नीट्यूड भी डायरेक्टली मिल सकता है। तो सबसे पहले देखो इस एक्सप्रेशन का यूज आप क्या कर सकते हो, ये जब भी इस टाइप से आपके पास में रिलेशन आता है तो उसके साथ में 2-3 चीजें आप कर सकते हो। एक तो होता है कि कोई ऐसे वेक्टर से आप डॉट प्रोडक्ट या क्रॉस प्रोडक्ट करते हो जिसकी इंफॉर्मेशन आपको क्वेश्चन में गिवन होती है, ऐसे वेक्टर के साथ में आप डॉट या क्रॉस करते हो। वो जनरली हम तब करते हैं जब इन दोनों में कुछ खास रिलेशन जो वो नहीं होता। अगर मान लो कि जैसे यहां पे आर वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर लिखा है, और यहां पे अगर सी वेक्टर क्रॉस बी की जगह अगर ए लिखा होता तो सारे वेक्टर अलग अलग होते, तो उसमें आप कुछ नहीं कर सकते थे, आपको उस केस में वेक्टर प्रोडक्ट करना होता,
या फिर डॉट प्रोडक्ट करना होता। लेकिन यहां पे दो वेक्टर आपको सेम दिख रहे हैं, तो पहले तो एक तरफ लेके इनको सिंप्लीफाई आप कीजिए, जैसे आर वेक्टर माइनस बी वेक्टर सी वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर इज इक्वल्स टू 0। अब यहां से क्या बी वेक्टर को कॉमन ले सकते हैं भाई, तो ये ऐसा लिखा हुआ है क्रॉस प्रोडक्ट इज इक्वल्स टू 0। अब देखो यहां से बेसिकली क्या हो रहा है कि दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट जो है वो 0 आ रहा है। तो अब यहां पे थोड़ा आपको रुकना है और इस चीज के बारे में सोचना है कि इसका मतलब क्या हो सकता है। या तो इन दोनों में से कोई एक वेक्टर जो वो 0 वेक्टर हो जाए, है ना। बी वेक्टर आपको दे रखा है, इसका मतलब ये तो 0 नहीं हो सकता। और आर वेक्टर जो है वो एबीसी के अलावा कोई वेक्टर है, इसका मतलब आर माइनस सी जो वो भी 0 नहीं हो सकता। तो अगर ये दोनों 0 नहीं हो सकते तो इनका क्रॉस प्रोडक्ट तब पॉसिबल है जब ये दोनों वेक्टर क्या हो, एक दूसरे के पैरेलल वेक्टर हो। यानी क्या मैं ऐसा लिख सकता हूं कि आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर जो है वो बी वेक्टर के पैरेलल है, लिख सकते हैं ऐसा। और एक वेक्टर अगर ए वेक्टर बी वेक्टर के पैरेलल है तो उनको दोनों को एक दूसरे की फॉर्म में लिख सकते हैं, ए वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो यहां से क्या ऐसा लिखा जा सकता है, आर वेक्टर माइनस सी वेक्टर इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। तो यहां से ये लीजिए आपके पास में आर वेक्टर आ चुका है, देखो सी वेक्टर प्लस में लैम्डा टाइम्स ऑफ बी वेक्टर। अब आपको लैम्डा फाइंड करना है, अगर लैम्डा मिल जाएगा तो ये एक्सप्रेशन मिल गया, और अगर ये मिल गया तो आर वेक्टर मिल गया, आर वेक्टर मिल गया तो उसका मैग्नीट्यूड फाइंड कर सकते हैं। अब देखो लैम्डा फाइंड करने के लिए उसने एक और रिलेशन दिया था क्वेश्चन में जिसका आपने अभी तक यूज नहीं किया है। अगर इस रिलेशन का यूज करना है तो इसके साथ में क्या करना पड़ेगा, दोनों तरफ ए से डॉट प्रोडक्ट कर देंगे। तो ये देखो 0, ये लीजिए ए डॉट सी और ये लीजिए ए डॉट बी। अब आपके पास में ए वेक्टर गिवन है, बी भी गिवन है, सी भी गिवन है, क्या ये फाइंड कर सकते हो, ये भी फाइंड कर सकते हो, तो लैम्डा मिल जाएगा। लैम्डा को उठा के यहां पे डाल देना है तो आर वेक्टर मिल गया, आर वेक्टर मिल गया तो उसका मैग्नीट्यूड भी फाइंड कर सकते हो। तो ये ऐसा क्वेश्चन है, इसमें थोड़ा सा सोचना भी था और थोड़ी सी कैलकुलेशन जो वो भी आपको करनी थी यहां पे। क्लियर है, चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। देखते जाओ ऐसे ही मतलब चीजें ना कि कैसे कैसे अप्रोच किया जाता है, अप्रोच को समझो आज तो सिर्फ आप। नेक्स्ट देखो आपके पास में ऐसा गिवन है 1 प्लस एक्स स्क्वायर 1 प्लस एक्स की पावर 4 1 प्लस एक्स की पावर 8 1 प्लस एक्स की पावर 16। ये क्वेश्चन है ना, ये एक बहुत ही बढ़िया सवाल पूछा था। इसमें बताओ इसमें अब क्या फाइंड करना आपको, एक इसका डेरिवेटिव चाहिए और फिर उसका एक बार और डेरिवेटिव चाहिए। अब इस क्वेश्चन को अप्रोच करने के बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। देखना सबसे पहले तो एक तो है कि भाई यहां पे आप इसी को डिफरेंशिएट कर दो चेन रूल लगा के। ऑब्वियसली बात है ये काम हम नहीं करेंगे क्योंकि आपको पता बहुत लेंथी होगा। दूसरा आप दोनों साइड जब भी प्रोडक्ट में आती है, प्रोडक्ट में अगर बहुत सारी टर्म्स आती है तो आपको सिखाया जाता है कि अगर डिफरेंशिएट करना है तो दोनों साइड हम लॉग लेंगे। लेकिन आप देख पा रहे हो कि अगर लॉग लोगे उस केस में भी कैलकुलेशन काफी लेंथी हो रही है। इसका मतलब आपको थोड़ा सा कुछ और हटके सोचना पड़ेगा। जब भी अगर इसका एमओडी का क्वेश्चन आता है डिफरेंशिएशन का, अगर उसमें कुछ लंबा हो रहा बहुत लंबा, तो आप खुद से मान लीजिए कि आप गलत अप्रोच से जा रहे हो। इसका क्वेश्चन बहुत ज्यादा लेंथी होता नहीं है। तो अब देखो यहां से आपको इन टर्म्स को थोड़ा सा पहचानना था। ये थोड़ी सी हमेशा जानी पहचानी टर्म्स होती है जो लिखी हुई है। इन सारी टर्म्स का बहुत सारी जगह यूज होता है, सिर्फ और सिर्फ डिफरेंशिएशन नहीं, काफी सारे सवाल इससे बन सकते हैं। आप ऐसे क्वेश्चन में हमेशा इसको देखो सबसे पहले 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करो। अगर यहां पे जितने भी जो प्लस हैं उनकी जगह माइनस होता तो ऐसे केस में हम इसको 1 प्लस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, तो अगर देखो हमने ऐसा किया तो ये एक्सप्रेशन जो वो क्या बनेगा, 1 अपॉन में 1 माइनस एक्स आया। ध्यान से देखना, 1 माइनस एक्स से मल्टीप्लाई होके ये क्या बन गया, 1 माइनस एक्स स्क्वायर। फिर ये दोनों आपस में मल्टीप्लाई होके क्या बनेंगे, 1 माइनस एक्स की पावर 4। फिर ये इसके साथ मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स की पावर 8। ये इससे मल्टीप्लाई होके 1 माइनस एक्स की पावर 16। ये इससे मल्टीप्लाई होके, तो ये देखो एक्सप्रेशन जो कितना आसान एक्सप्रेशन आपके पास में बन चुका है। अब आप इजीली इसको डिफरेंशिएट कर सकते हो। कैसे डिफरेंशिएट करेंगे, u बाई वी से।
तो अगेन आपको ये चीज नहीं करनी होती। देखो ध्यान से, अगर u बाई वी करोगे तो आप देख पा रहे हो कि कैलकुलेशन अगेन लेंदी होगी थोड़ी सी, क्योंकि u बाई वी आपको 2 बार लगाना है। अगर एक ही बार करना होता तब तो कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तब तो आसानी से हम कर देते, लेकिन जैसे ही कर रहा था आप पहले इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए। इसको आप ऐसा लिख सकते हो 1 माइनस एक्स इंटू वाई इज इक्वल टू 1 माइनस एक्स रेज टू पावर 32। अब आप इसको डिफ्रेंशिएट करो तो ये देखो 1 माइनस एक्स वाई डैश आ गया, और एक बार अगर आप y को कांस्टेंट रखोगे तो माइनस का y इज इक्वल टू माइनस 32 इंटू एक्स रेज टू पावर 31। आपको एक y डैश 1 फाइंड करना था, तो आप क्या करोगे, इसके अंदर x की वैल्यू 1 डाल देंगे। तो x की वैल्यू 1 डालेंगे तो वहां पे देखो पहले आपको एक ये भी चाहिए होगा, एक एक्सप्रेशन तो अभी ये चाहिए होगा, और दूसरा ये भी दिक्कत करेगा, तो आपको लिमिट सोल्व करनी पड़ेगी। लेकिन चलिए आपको फाइनली फाइंड क्या करना है, डबल डैश पे जाना है, तो एक बार और डिफरेंशिएट कर देते हैं इसको। तो ये देखो जरा क्या आएगा, 1 माइनस एक्स वाई डबल डैश। इसके अलावा इसको अगर डिफरेंशिएट करेंगे तो -1, तो ये कितना आ जाएगा, माइनस का वाई डैश। ये कितना बनेगा, -32 इंटू 31 इंटू में एक्स रेज टू पावर कितना आ रहा है, 30। ये ऐसा बन गया। तो ये आपके पास में फाइनली ऐसा आ गया 1 माइनस एक्स इंटू में वाई डबल डैश, और ये कितना बनेगा, माइनस का 2 वाई डैश, और ये यहां पे इन दोनों को मल्टीप्लाई करके कुछ आ जाएगा इंटू में एक्स रेज टू पावर 30। अब आपको x इज इक्वल टू कहां पे वैल्यू फाइंड करनी है, -1 पे करनी है। -1 पे करनी है तब तो सिंपली कर ही देंगे ना। ये यहाँ पे इसमें से देखो x की वैल्यू अगर -1 डालेंगे तो 2 कॉमन आ गया, 2 से डिवाइड कर देंगे, यहाँ पे डाल देंगे वैल्यू, आंसर आ जाएगा 31 इंटू 16 टाइप से कुछ आ जाएगा। इसको सॉल्व कर लेंगे। तो बस ये छोटी छोटी चीजें हैं जो आपको थोड़ा सा ध्यान रखना होता है इसमें ना। चलो अगला सवाल, तो कर लेना इसको नोट, ये भी अच्छा एक्सप्रेशन होता है। इस एक्सप्रेशन को बेसिकली आप कहीं साइड में लिख के करके रख लो, है ना। ये एक्सप्रेशन अगर आता है तो इसका मतलब आपको चाहे कुछ भी उस क्वेश्चन में फाइंड करना हो, आपका पहला स्टेप यही रहना चाहिए, 1 माइनस एक्स से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना। आंसर अब आ जाएगा, ठीक है। चलो करें 13th। देखना 13th में समझना क्या बोला। सबसे पहले आपको 2 लाइंस गिवन है, L1 और L2। आगे बोला गया a line L3 having डायरेक्शन रेशियोज दिस एंड दिस, है ना। L3 एक तीसरी लाइन है, इसके डायरेक्शन रेशियोज गिवन है। बेसिकली जब भी आपको एक लाइन और प्लेन के बारे में अगर कुछ भी पूछा जाता है या कुछ इन्फॉर्मेशन दी जाती है और आपको उसकी इक्वेशन फाइंड करनी है, तो 2 चीजें आपको चाहिए होती है, चाहे लाइन की इक्वेशन लिखनी हो या प्लेन की, उनके डायरेक्शन रेशियोज और उसके अलावा उस पर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट। तो अगर हम इस पर्टिकुलर क्वेश्चन की बात करें तो लाइन L3 जो है उसके बारे में देखो आपको क्या बोला गया, उसके डायरेक्शन रेशियोज नोन है। इसके अलावा आपको बोला गया है कि लाइन L3 जो है वो L1 और L2 को P और Q पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रही है। तो यहां से आपको P और Q पॉइंट जो है उनके बीच की डिस्टेंस फाइंड करनी है। यानी सिचुएशन समझ पा रहे हो कि एक कोई लाइन L1 थी आपके पास में, ये जैसे L1 हो गई, ये कोई लाइन आपके पास में L2 थी, ये एक लाइन L3 थी जो इसको P पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये यहाँ पे इसको Q पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है, और ये PQ जो है वो आपको फाइंड करनी है। तो क्या करना चाहिए इसमें, सबसे पहले तो एक तो है कि भाई P पॉइंट और Q पॉइंट आपको मिल जाए तो आपका काम हो जाएगा, है ना। P पॉइंट और Q पॉइंट अगर मिल जाए तो, अब बट P और Q पॉइंट आप कैसे फाइंड करोगे, P और Q पॉइंट कैसे फाइंड करेंगे, कैसे करेंगे, नहीं कर सकते। लाइन का प्रॉपर इक्वेशन नहीं मिला, इसलिए हम लाइन की इक्वेशन अगर जब तक फाइंड नहीं होगी तब तक ये पॉइंट्स जो फाइंड नहीं कर पाएंगे। तो और क्या कर सकते हैं, किसके बीच में, L1 और L2 के बीच में एंगल जो वो हम फाइंड कर सकते हैं, और L3 मतलब बेसिकली अगर हम ये जो 3 लाइन है, इन तीनों लाइंस में से अगर किन्हीं भी 2 लाइन के बीच का एंगल अगर आपको फाइंड करना तो वो हम आराम से कर सकते हैं। और इसके अलावा अब फिर उसके बाद क्या करेंगे, एंगल फाइंड करके क्या करेंगे, कि कौन सी दोनों लाइन के बीच का, L1 और L2 का, हाँ बिल्कुल।
दो लाइंस के बीच की परपेंडिकुलर डिस्टेंस आप निकाल सकते हो? कैसे निकालेंगे? हाँ, दोनों लाइंस पे पहले आपको पॉइंट लेट करना पड़ेगा। जैसे ये जो पहली लाइन है ये बेसिकली ऐसा सा कुछ है कि ये दोनों लाइन कहीं ना कहीं पे इंटरसेक्ट कर रही होंगी, ऐसा मान लेते हैं इसको ना। ये L1 है, ये L2। तो ये लाइंस कैसी हैं, एक बार लाइन चेक करना जरा। क्या ये स्क्यू लाइंस आ रही हैं? स्क्यू लाइंस होंगी ना, या जरूरी नहीं है स्क्यू होना? चेक करो जरा जल्दी से कैसी लाइंस आ रही हैं। लाइंस में देखो चार टाइप की लाइन पॉसिबल है। या तो लाइंस आपके पास में कोइंसिडेंट लाइंस हो सकती हैं, या फिर पैरेलल लाइंस हो सकती हैं, या फिर इंटरसेक्टिंग लाइंस हो सकती हैं, और या फिर स्क्यू लाइंस हो सकती है। चार टाइप की लाइन जो आपके पास में पॉसिबल है। तो क्लियरली आपको नजर आ रहा है कि पैरेलल लाइन और कोइंसिडेंट लाइंस तो ये नहीं है, है ना। अगर वो होती तब तो इनके डायरेक्शन रेशियो जो है उनका रेशियो सेम आता। तो इसका मतलब दो बची, या तो इंटरसेक्टिंग लाइंस है या फिर आपके पास में स्क्यू लाइंस है। इन दोनों का कैसे पता चलता है? अगर उन दोनों लाइंस पे कोई एक कॉमन पॉइंट अगर आपको मिल रहा है, कोई इंटरसेक्शन पॉइंट अगर मिल रहा है, तब तो वो इंटरसेक्टिंग लाइंस है। अगर नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब वो स्क्यू लाइंस है। तो जल्दी से नहीं मिल रहा है तो इसका मतलब ये दोनों लाइंस जो वो कैसी है? स्क्यू लाइंस है। हाँ, तो स्क्यू लाइंस आ गई। अब इसके बाद में क्या करें? सोचो, थोड़ा सा दिमाग लगाओ जरा। पी क्यू क्या है? अच्छा, ये दो पॉइंट है ना। तो अच्छा, यहां से तो ये चीज आपको पता चल गई कि दोनों लाइंस जो कैसी लाइंस है? स्क्यू लाइंस है। तो ऐसे ही मान लेते हैं कि सपोज ये दोनों लाइंस आपके पास में स्क्यू लाइंस है। तो यहां से जो लाइन इंटरसेक्ट कर रही थी, ये जैसे अभी ऐसा देखने में लग रहा होगा आपको परपेंडिकुलर है। इसको थोड़ा सा बना देता हूं। ये जैसे कोई एक लाइन L1 थी आपके पास में, और इस लाइन को हम ऐसा L2 बोल देते हैं, और ये हम ऐसा बोल देते हैं कि ये पॉइंट जो आपके पास में P था, ये पॉइंट जो आपके पास में Q था। ये वाली डिस्टेंस जो आपको फाइंड करनी थी बेसिकली। तो क्या करना चाहिए अपने को? जो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस है, जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, वो हम फाइंड कर सकते हैं आराम से। स्क्यू लाइंस के बीच की डिस्टेंस आपने अभी भी फाइंड करना सीखा था। उसका फायदा क्या होगा? ये वाला एंगल भी आप फाइंड कर सकते हो दो लाइंस के बीच का। तो अगर ये डिस्टेंस आपको मिल गई, ये एंगल मिल गया, तो क्या यहां से हम साइन थीटा लगा के वाला डिस्टेंस नहीं फाइंड कर सकते क्या? तो ये वाली चीज जो इसके अंदर यूज करनी थी। तो ये देखो, जो जो भी चीजें आपके पास में गिवन थी उससे क्या क्या आप सोच सकते थे, और फिर क्या आपको फाइंड करना है, वो पहले आपके माइंड में चलना चाहिए। उसके बाद में आप उस क्वेश्चन को जो वो सोल्व कर पाओगे। कर पाओगे इसके बाद में? चलो फिर नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 14th में देखो क्या बोला है? डिस्टेंस ऑफ पॉइंट दिस। एक पॉइंट है भाई, उसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। फ्रॉम द लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड पैरेलल टू। इसका मतलब पहले आपको लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी। लाइन की इक्वेशन चाहिए होगी, उसके लिए उसने पॉइंट भी दे रखा है। तो देखो, लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी आती है सबको? कितनों को नहीं आती लाइन की इक्वेशन फाइंड करना 3D फॉर्म में? सबको ही आती है, तुम्हें नहीं आती? तो देखो सिंपल, यहां पे हम लिखते हैं x माइनस x1, जिस पॉइंट से पास हो रहा है। तो पॉइंट आपको गिवन है जिससे पास हो रही है, तो ये लिख दिया हमने x प्लस 3 इक्वल्स टू, आप लिख दो y माइनस 2 इक्वल्स टू z माइनस 3। इसमें कोई दिक्कत? नीचे आता है इस लाइन का डायरेक्शन रेशियो, इस लाइन की जो डायरेक्शन है, और वो डायरेक्शन आपको गिवन है एक दूसरी लाइन है उसके पैरेलल ही है, तो सेम डायरेक्शन रेशियोज होंगे। तो ये लीजिए 3 माइनस 1, ये लाइन आ गई। अब यहां पे लाइन जो उसकी पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करनी है, तो अगर स्ट्रेट लाइन में एक लाइन की पॉइंट से डिस्टेंस फाइंड करना आसान होता है, वैसे ही 3D में पॉइंट की प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करना आसान होता है। सेम ही फॉर्मूला है। लेकिन अगर लाइन से आपको डिस्टेंस फाइंड करनी है तो आप डायरेक्टली वो फॉर्मूला नहीं अप्लाई कर सकते। क्या करना होता है ये देख लो, क्योंकि ये चीज काफी कॉमन चीज है। अगर डायरेक्टली भी इससे क्वेश्चन नहीं पूछा जाता है तो भी क्वेश्चंस में काफी बार यूज होता है। क्या करना आपको? एक पॉइंट की ये वाली जो लाइन थी, इससे डिस्टेंस, परपेंडिकुलर डिस्टेंस जो फाइंड करनी है। पी क्यू पॉइंट इसको हम बोल देते हैं। तो इसका मतलब अगर क्यू पॉइंट आपको मिल जाए तो दो पॉइंट के बीच की डिस्टेंस निकाल सकते हैं। अब क्यू पॉइंट हम निकालते हैं। क्यू पॉइंट कौन सा पॉइंट है? इस लाइन पे लाई करने वाला कोई पॉइंट है, तो उसको फाइंड करने के लिए आप क्या करो, इसको इक्वल टू कुछ लैम्डा बोल दो। अब देखो, इस लाइन पे कोई भी जनरल पॉइंट अगर हम लेंगे तो वो क्या आएगा? 3 लैम्डा माइनस 3, 3 लैम्डा प्लस 2 एंड माइनस लैम्डा प्लस 3। अब अगर ये इसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है तो इस लाइन को अगर हम L बोल दे, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई जो PQ लाइन है वो L के परपेंडिकुलर होगी।
और अगर दो लाइन परपेंडिकुलर होती है तो उनके डायरेक्शन रेशियोज के प्रोडक्ट का जो सम है वो कितना होता है, 0। तो इसके डायरेक्शन रेशियो लाइन के तो है आपके पास में, पी क्यू के डायरेक्शन रेशियो, दो अगर पॉइंट गिवन है तो उसका डायरेक्शन रेशियो क्या होगा, उन दोनों का डिफरेंस। तो इसका अगर देखो डिफरेंस लेंगे तो कितना आ रहा है, 3 लैम्डा माइनस 7, 3 लैम्डा माइनस 4 एंड माइनस लैम्डा प्लस 1, माइनस लैम्डा प्लस 5। अब PQ के डायरेक्शन रेशियोज आ गए, L के डायरेक्शन रेशियोज आपके पास में ऑलरेडी है 3 3, तो इनका प्रोडक्ट करके सम कर दें। तो ये देखो 3 से अगर इसको मल्टीप्लाई करें तो 9 लैम्डा माइनस 21, फिर 3 लैम्डा माइनस 4 को फिर से 3 से मल्टीप्लाई करें तो 9 लैम्डा माइनस 12, फिर यहाँ पे इसको माइनस 1 से मल्टीप्लाई किया तो लैम्डा माइनस 5 इज इक्वल्स टू 0। तो ये देखो कितना आ रहा है, 19 लैम्डा और 26 से 38 बन रहा है इक्वल्स टू 0। तो लैम्डा की वैल्यू आ गई आपके पास, अगर लैम्डा की वैल्यू 2 आ गई तो क्यू पॉइंट आ गया, और क्यू पॉइंट आ गया तो PQ डिस्टेंस फाइंड कर सकते हो आराम से। जबकि आपको ये करना भी नहीं होता, आपको डायरेक्टली क्या करोगे, लैम्डा फाइंड हो गया तो जो PQ के आपने जो डायरेक्शन रेशियोज लिखे हैं उसमें आप लैम्डा की वैल्यू डाल दीजिए। तो वहां पे जो डालोगे तो देखो ये कितना आ रहा है, -1, उसके बाद आपके पास में मिल रहा है 2, और उसके बाद में आपके पास में मिल रहा है ये 3। अब ये जो मिला है इसका स्क्वायर का सम का अंडर रूट आपको लेना है, वही आपके पास में दोनों पॉइंट्स के बीच की डिस्टेंस आपको मिल जाएगी। ठीक है ये चीज ना। तो ये देखो 3D वेक्टर के क्वेश्चन आप देख पा रहे हो कि ज्यादातर में यही सब सेम चीजें जो आपको करनी होती है, यही बार बार हर एक शिफ्ट में आपको पूछे गए थे। नेक्स्ट क्वेश्चन, नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोला गया, एक सेट देखो S आपके पास में गिवन है जिसके अंदर ये टोटल कुछ एक एलिमेंट्स गिवन है। द नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S दैट हैव द सम ऑफ एलिमेंट्स। ध्यान से समझना, ये भी एक अच्छा सवाल होता है, ये काफी सारी शिफ्ट में अलग अलग फॉर्मेट में पूछा गया है। कईयों में कुछ नंबर पूछा गया, कईयों में कितने नंबर्स बन सकते हैं, इस तरीके से सवाल जो पूछे गए हैं। जब भी आपके पास में देखो ये सम की बात करता है कि ये सम 3 से डिविजिबल है या फिर 5 से डिविजिबल है, 7 से डिविजिबल है, तो आपका सबसे पहला काम होता है कि जो भी नंबर्स आपको गिवन है उनको जिसका मल्टीपल आपको पूछा उसकी फॉर्म में लिख लीजिए। जैसे यहाँ पे 3 का मल्टीपल पूछा है, तो अगर आप 3 के रेस्पेक्ट में देखोगे तो 3 के रेस्पेक्ट में हमेशा इस दुनिया में 3 टाइप के नंबर हैं। ऐसे नंबर्स जिनको 3 से डिवाइड करोगे तो या तो रिमाइंडर 0 बच सकता है, या रिमाइंडर 1 बचेगा, या रिमाइंडर 2 बचेगा। इनके अलावा और कोई नंबर पॉसिबल है क्या 3 से? नहीं है। सिमिलर वे में अगर यही 5 बोला जाता तो हम बोलते कि भाई एक तो फुली डिविजिबल हो, एक रिमाइंडर 1 बचे, एक रिमाइंडर 2, एक रिमाइंडर 3, एक रिमाइंडर 4, ये 5 टाइप के नंबर पॉसिबल होते हैं। तो इसका मतलब यहां पे 3 टाइप के नंबर पॉसिबल है, एक 3 लैम्डा, एक 3 लैम्डा प्लस 1, एक 3 लैम्डा प्लस 2। 3 लैम्डा का मतलब क्या है, 3 से डिविजिबल नंबर्स, इसका मतलब जब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 1, और इसका मतलब डिवाइड करेंगे तो रिमाइंडर 2। अब देखो इनमें से कौन कौन से नंबर 3 लैम्डा टाइप के हैं, तो वो है आपके पास में ओनली 3, इसके अलावा कोई 3 से डिविजिबल नंबर नहीं है। फिर रिमाइंडर 1 बच रहा है, ऐसे नंबर देखो 1 है, 7 है, बस। इसके अलावा रिमाइंडर 2 बचेगा, वो है 2, 5 और अच्छा यहां पे 10 भी आएगा, और एक 11। ये हमने सारे नंबर जो लिख लिए। अब इसने बोला नंबर ऑफ नॉन एम्प्टी सबसेट ऑफ S। सबसे पहली चीज तो ये देखो सेट S जो था उसके अंदर 7 एलिमेंट थे। अगर एक सेट में n एलिमेंट है तो उसके टोटल कितने सबसेट बन सकते हैं, 2n, यानी बहुत सारे सबसेट बनेंगे। अब इसने आपको वो सबसेट फाइंड करने हैं सम ऑफ ऑल एलिमेंट। सम जो आएगा एक सबसेट का मतलब क्या होगा, उसमें कुछ एलिमेंट्स होंगे, तो उसके जितने भी एलिमेंट्स हैं उनका सम 3 से डिविजिबल होना चाहिए, ऐसे नंबर ऑफ सबसेट चाहिए। तो पहली चीज तो देखो वो सबसेट बहुत सारे हो सकते हैं, एक सबसेट में मिनिमम एलिमेंट 0 हो सकता है और मैक्सिमम जो वो 7 एलिमेंट हो सकते हैं। अब इसमें देखो आपको नॉन एम्प्टी पूछा है या एम्प्टी, कुछ भी ले सकते हो, नॉन एम्प्टी, इसका मतलब एटलीस्ट एक एलिमेंट तो सबसेट में होना ही चाहिए। तो हम ऐसा बोल रहे हैं कि पहले वो सबसेट जिसके अंदर एक ही एलिमेंट आ रहा हो, तो एक ही एलिमेंट वाले टोटल कितने सबसेट बनेंगे, 7 बनेंगे टोटल। तो अब उनमें से एक ही ऐसा होगा जो 3 से डिविजिबल होगा, और वो तब होगा जब हम एलिमेंट 3 लें, तो इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। फिर सेकंड,
ऐसे सबसेट जिसके अंदर दो एलिमेंट हो और उन दोनों का सम जो है वो 3 से क्या होना चाहिए, डिविजिबल। तो आप देखो, आप सिर्फ और सिर्फ इन पे फोकस कीजिए। आपको क्या करना है, दो एलिमेंट लेने, उन दोनों का सम जो 3 से डिविजिबल। ध्यान से देखो, क्या इन दोनों का सम 3 से डिविजिबल होगा? क्या नहीं होगा। इन दोनों का होगा। अगर इन दोनों को ऐड करेंगे तो 6 लैम्डा प्लस 3 बनेगा। 6 लैम्डा भी 3 से डिविजिबल है, 3 जो वो भी 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब इसके अलावा और कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। तो इसका मतलब कि एक एलिमेंट आपके पास में यहां से आना चाहिए और एक एलिमेंट जो यहां से आना चाहिए। अब कोई सा भी आ सकता है वो। तो इन तीनों में से एक एलिमेंट को सिलेक्ट करने के तरीके 3c1 और यहां से 9। ऐसे कितने सबसेट बनेंगे? 9 सबसेट बनेंगे, जिसके अंदर दो दो एलिमेंट्स होंगे और उन दोनों का सम जो है वो 3 से डिविजिबल होगा। नेक्स्ट 3 एलिमेंट्स। अब देखो कि 3 एलिमेंट का सम जो है वो 3 से डिविजिबल कब होगा? एक तो देखो, मान लो कि तीनों एलिमेंट मैं यहीं से ले लूं, इसका मतलब क्या? 3 लैम्डा प्लस 1, फिर 3 लैम्डा प्लस 1, फिर 3 लैम्डा प्लस 1। अगर इन तीनों को ऐड करेंगे तो क्या बनेगा? 9 लैम्डा प्लस 3। क्या 9 लैम्डा प्लस 3 3 से डिविजिबल है? बिल्कुल। अगर ये डिविजिबल है तो इसका मतलब ये जो तीनों है, इनमें से तीनों एलिमेंट लेने के तरीके 3c3। सिमिलर वे में यहां से भी ले सकता हूं तीनों, तो ये फिर से 3c3। अब देखो, एक ऐसा भी कर सकते हैं कि मान लो इसको, इसमें से कोई दो एलिमेंट ले लिए, इसका मतलब इसको दो बार ऐड कर दिया 3 लैम्डा प्लस 2, और एक एलिमेंट जो वो कहां से ले लो, अगर नीचे से लोगे तो ये कितना बनेगा? 9 लैम्डा प्लस 4 बनेगा, जो कि पॉसिबल नहीं है। तो इसका मतलब नहीं पॉसिबल। एक ऐसा कर सकते, एक एलिमेंट यहां से ले लो, एक यहां से और एक यहां से, इन तीनों का अगर सम कर रहे हो तो 9 लैम्डा प्लस 3 बन रहा है। तो इसका मतलब वो पॉसिबल है। तो पहले तो एक एलिमेंट है, उससे एक ले लिया, दूसरे से एक ले लिया और तीसरे से भी एक ले लिया, तो 9 प्लस 2 11 ये आ गया आपके पास। फिर से चलो फोर्थ केस, 4 एलिमेंट्स। अब देखो कि 4 एलिमेंट का सम जो है वो कब आपके पास में 3 से डिविजिबल हो सकता है? तो पहली चीज तो, अगर मान लो हम ऐसा बोले कि तीनों एलिमेंट यहां से ले ले, यहां से मैक्सिमम 3 एलिमेंट ले सकते हैं। अगर आपने तीनों एलिमेंट यहां से ले लिए तो वो 9 लैम्डा प्लस 3 बन चुका है। अब जो चौथा एलिमेंट होगा वो अगर 3 से डिविजिबल ही हम ले लें तो अपना काम हो जाएगा, क्योंकि पहले वाले 3 का सम ऑलरेडी 3 से डिविजिबल था, और अगर चौथा भी 3 से डिविजिबल है तो काम हो गया। तो इसका मतलब पहले तो एक केस तो ये है कि तीनों एलिमेंट इसके ले लो और एक ऊपर वाला ले लो। तो ऐसा यहां पे भी पॉसिबल है कि तीनों एलिमेंट इसके ले लो और एक एलिमेंट यहां से ले लो। इसके अलावा देखो और क्या पॉसिबिलिटी है? 4 एलिमेंट और देखो आ कैसे कैसे सकते हैं। ऐसा कर ले कि 2 एलिमेंट इसके ले ले और 2 एलिमेंट इसके ले ले। अगर इसके 2 लेंगे तो 6 लैम्डा प्लस 2 बचेगा, इसके लेंगे तो 6 लैम्डा प्लस 4, फिर उनको ऐड करेंगे तो 12 लैम्डा प्लस 6 होगा, जो कि 3 से डिविजिबल है। तो इसका मतलब एक केस आ गया कि इस वाले से 2 ले लो और इस वाले से 2 ले लो। इसके अलावा और देखो कोई पॉसिबिलिटी है क्या? इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या? नहीं है। तो ये 11 आएंगे यहां से भी। चलो नेक्स्ट है 5 एलिमेंट्स। अब देखो जरा 5 एलिमेंट्स, ऑब्वियस बात है कि तीनों एलिमेंट अगर इसके लेंगे तो वो डिविजिबल है। अब 2 एलिमेंट आपको और चाहिए जो कि जिनका सम जो 3 से डिविजिबल हो, तो यहां से ले सकते हैं क्या? नहीं ले सकते। एक यहां से एक यहां से ले सकते हैं क्या? वो भी नहीं होगा। तो इसका मतलब इसके तीनों एलिमेंट यूज करके हम 5 एलिमेंट का सबसेट नहीं बना सकते। इसकी बात कर लेते हैं। अगर इसके हम तीनों एलिमेंट ले लें तो उसके बाद में बाकी के 2 एलिमेंट कहीं से भी और लेके आप बना सकते हो क्या? नहीं बना सकते, ये भी पॉसिबिलिटी नहीं है। एक पॉसिबिलिटी हम ऐसा मान लो कि इसके 2 ले ले, इसके 2 ले ले और एक इसका ले लें, तो वो देखो जरा कि क्या वो चीज काम करेगी? करेगी, बिल्कुल करेगी। देखो 2 एलिमेंट अगर आप यहां से और यहां से लोगे तो ये 2 बन गया, ये 4, 4 प्लस 2 6, ये डिविजिबल है, और एक एलिमेंट ये ले लो। तो पहले वाले से लिया तो 1c1, फिर दूसरे से हमने कितने लिए थे? 2, और तीसरे से भी, तो ये 9 ये यहां से आ गए। फिर अगली हम बात करेंगे 6 एलिमेंट्स की। 6 एलिमेंट जो है उनका सम 3 से डिविजिबल हो, तो तीनों एलिमेंट यहां से उठा लो, तीनों एलिमेंट यहां से उठा लो, काम खत्म। 3c3 इंटू में 3c3। इसके अलावा कोई पॉसिबिलिटी है क्या?
इसके अलावा देखो टोटल आपके पास में 7 ही एलिमेंट थे, 6 एलिमेंट लेने का मतलब है कि एक एलिमेंट आप हटाने के बाद में भी सबका सम जो 3 से डिविजिबल हो। तो वो जो एक एलिमेंट हम हटा रहे हैं वो 3 का अगर मल्टीपल है तभी ये पॉसिबल होगा, होगा कि नहीं होगा। लेकिन 3 का मल्टीपल सिर्फ और सिर्फ आपके पास में एक ही आ रहा है, तो इसका मतलब और कोई पॉसिबिलिटी आपके पास में नहीं है। तो ये कितना बनेगा आपके पास में 1। और 7 एलिमेंट्स सातों अगर ले लेंगे तो सातों लेके तो बन ही सकता ना, तो एक यहां से आएगा। तो अब इनको सबको काउंट कर लो, ये 22 हो गया और 22 प्लस 10 32, 41 43 आ रहा है। 43 आ रहा है, तो ये इसका फाइनल आंसर आ जाएगा। तो ये इस टाइप के जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें बेसिकली आपको काउंटिंग जो है वो करनी पड़ती है ना, थोड़ा सा सोच समझ के कि क्या क्या आप कैसे कैसे चीजें जो उनको ऐड कर रहे हो। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन 16 में देखो यहां पे बोला गया लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन दिस एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब देखो यहां पे ये भी एक काफी पॉपुलर फॉर्म होती है लाइन की। क्या इसको आपको सोल्व करना आता है? कितनों को नहीं आता इस लाइन को सोल्व करना जो इक्वल टू 0 करके ऐसे लिखा होता है? देखो समझ लेना ध्यान से, ये है x माइनस 2y माइनस जेड माइनस 5 इक्वल्स टू 0। ये बोला गया है x प्लस वाई प्लस 3z माइनस 5। ये बेसिकली क्या लिखे हुए हैं, दो प्लेन की इक्वेशन लिखी हुई है। ये एक प्लेन की इक्वेशन है और ये एक प्लेन की इक्वेशन है। अगर हम इन दोनों को कंबाइंड कर देते हैं तो वो बेसिकली एक लाइन की इक्वेशन बन जाती है। जब जैसे दो लाइन जो हैं, दो लाइन इंटरसेक्ट करती हैं तो वहां से एक पॉइंट मिलता है, वैसे जब दो प्लेन इंटरसेक्ट करते हैं तो वो एक लाइन मिलती है। तो अब आपको क्या करनी है, उस लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है। अगेन अगर लाइन की इक्वेशन फाइंड करनी है तो दो चीजें आपको चाहिए, एक उसका डायरेक्शन रेशियो और एक उस पर लाई करने वाला कोई एक पॉइंट। तो जो उस लाइन के डायरेक्शन रेशियो, वो जो लाइन होगी बेसिकली, अगर दो प्लेन के पॉइंट इंटरसेक्शन से एक लाइन मिल रही है, इसका मतलब क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि वो लाइन जो है वो पहले प्लेन पे भी लाई कर रही है और दूसरे प्लेन पे भी लाई कर रही है, यही तो होगा इसका मतलब। और अगर कोई एक लाइन प्लेन के अंदर लाई करती है तो उसका मतलब है कि वो जो लाइन है वो उस प्लेन के परपेंडिकुलर है। प्लेन के परपेंडिकुलर बोलने का मतलब क्या है कि प्लेन के नॉर्मल के परपेंडिकुलर है। यानी जो इन दोनों प्लेन से लाइन मिलेगी वो इस वाले प्लेन के नॉर्मल के भी परपेंडिकुलर है और इसके भी परपेंडिकुलर है। तो इसका मतलब दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट लेंगे तब उनके परपेंडिकुलर वेक्टर मिलेगा। तो दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट i j k, यहां से इसके डायरेक्शन रेशियोज 1 - 2 - 1, ये 1 1 3। तो ये देखो यहां से कितना मिलेगा, -6 + 1 -5 i कैप, 3 + 1 माइनस का 4 j कैप, 1 + 2 प्लस का 3 k कैप। ऐसा आ गया है आपके पास में। अब क्या चाहिए, लाइन का डायरेक्शन रेशियोज आ गए, एक पॉइंट चाहिए। तो पॉइंट के लिए आप क्या करोगे, किसी भी एक को आप 0 ले लो। अब z जो उसको 0 ले लीजिए दोनों जगह। अगर यहां पे देखो z को 0 करोगे तो x - 2 - 5 इक्वल्स टू 0, और यहां पे भी z को 0 किया तो x + y - 5 इक्वल्स टू 0। अब यहां से आपको क्लियरली नजर आ रहा है कि y जो उसकी वैल्यू 0 आ गई और x की वैल्यू 5, और z आपने ऑलरेडी 0 ले लिया था। तो इस पे लाई करने वाला ये पॉइंट आपको मिल चुका है 5 0 0। तो अब इस लाइन की जो इक्वेशन आएगी वो देखो क्या आया, x - x1 अपॉन a इक्वल्स टू y - y1 अपॉन b इक्वल्स टू z - z1 अपॉन c। तो ये पहले आपने उस लाइन की इक्वेशन जो उसको फाइंड कर लिया। आगे देखो अब क्या बोला गया, लेट द इक्वेशन ऑफ द प्लेन पासिंग थ्रू द लाइन दिस एंड दिस। तो इस लाइन से वो प्लेन जो वो पास हो रहा है, एंड पैरेलल टू द लाइन दिस। अब देखो दूसरी भी लाइन की जो इक्वेशन गिवन है, क्या उसको आप फाइंड कर पाओगे? फाइंड कर सकते हैं ना, तो उसके डायरेक्शन रेशियोज मिल जाएंगे। अब क्या बोला है कि जो प्लेन की इक्वेशन जो आपको फाइंड करनी है वो जो ये सेकंड वाली लाइन है इसके पैरेलल है, यानी ऐसी लाइन है। तो इसका मतलब क्या होगा कि जो इस प्लेन के नॉर्मल वेक्टर होंगे वो इस लाइन के परपेंडिकुलर होगा। तो इस लाइन के अगर आपके पास में डायरेक्शन रेशियोज कुछ ए बी सी जो कि आप आसानी से फाइंड कर सकते हो, उसका इसके साथ में अगर डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो क्या आएगा, 0। तो आपके पास में दो रिलेशन आ गए, वहां से अननोन निकल जाएंगे और अननोन निकल गए तो प्लेन की इक्वेशन मिल जाएगी। यही आपको इस पर्टिकुलर क्वेश्चन में बेसिकली
फाइंड जो वो करना है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा लेंथी क्वेश्चन था और अगेन कॉन्सेप्ट भी इसके अंदर 2-3 जो वो यूज हो रहे थे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो जरा, डिस्टेंस ऑफ द पॉइंट दिस। हाँ, ये भी एक काफी अच्छा कॉन्सेप्ट रहता है। ये भी 2D में भी सवाल पूछा जाता है इस टाइप का। जैसे आपको कई बार आपने देखा होगा ना, एक पॉइंट की लाइन से जो डिस्टेंस होती है 2D में, या तो परपेंडिकुलर डिस्टेंस होती है या फिर किसी दूसरी लाइन के अलोंग आपसे फाइंड करवाया जाता है। वैसा ही सेम कॉन्सेप्ट यहां पे भी है। एक पॉइंट आपको गिवन है, एक ये प्लेन है, इस प्लेन से डिस्टेंस फाइंड करनी है, बट वो डिस्टेंस इस लाइन के पैरेलल मेजर होनी चाहिए। तो ये देखो, ये बेसिकली ये पॉइंट है -1, 9, 16। सपोज ये यहां पे कोई एक पॉइंट Q है, तो अगर Q आपको मिल गया तो PQ डिस्टेंस फाइंड हो जाएगी। अब Q जो पॉइंट है बेसिकली वो पॉइंट क्या है, वो इस लाइन और इस प्लेन का पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन है। तो प्लेन की इक्वेशन तो आपको नॉन है, अगर लाइन की इक्वेशन मिल जाएगी तो काम हो जाएगा। और लाइन की इक्वेशन भी है, ये पॉइंट है आपके पास में, और ये बोला गया कि ये लाइन जो वो दूसरी एक लाइन के अलोंग मेजर की, सॉरी पैरेलल मेजर की गई है। तो इसका मतलब इस लाइन के जो डायरेक्शन रेशियोज आपको दे रखे हैं 3, 4, 12, इसके भी वही होंगे। तो ये लाइन की इक्वेशन क्या आ गई, x + 1/3, y - 9/4, z माइनस, सॉरी ये -16 था क्या, तो z + 16/12। इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी एक पॉइंट लेट करने के लिए आपको क्या करना होता है, इक्वल टू लैम्डा लेट कर लो। तो ये पॉइंट देखो कितना आ गया, 3 लैम्डा -1, 4 लैम्डा + 9 एंड 12 लैम्डा -6। क्या हो गया यहां पे, अच्छा ओ ये वाला जो है वो -4 होगा। ठीक है, बाकी सब ठीक है, x + 4। तो ये आपके पास में क्या आ जाएगा, यहां से ये पॉइंट मिल गया। अब ये पॉइंट इस लाइन पे लाई करने वाला कोई भी जनरल पॉइंट है, अगर ये प्लेन पे भी लाई कर रहा है, इसका मतलब ये पॉइंट प्लेन की इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और अगर सेटिस्फाई करेगा तो लैम्डा निकाल लेंगे वहां से, लैम्डा निकल गया तो ये पॉइंट Q मिल गया, इन दोनों के बीच की डिस्टेंस आ जाएगी। समझ पा रहे हो कैसे करते हैं सवालों को ना? क्या तुम्हारी शिफ्ट में आया था, कर दिया था, बहुत बढ़िया। फिर 18th क्वेश्चन। अब देखो 18th क्वेश्चन जो वो आसान है, इसमें ये जो इस टाइप के क्वेश्चंस होते हैं वो बेसिकली मतलब इसमें कॉन्सेप्ट वाइज प्रॉब्लम जो डिफिकल्ट नहीं होती, बस कैलकुलेशन जो वो थोड़ी सी आपको मेहनत करनी पड़ती है। ये कौन सी डिफरेंशियल इक्वेशन लिखी हुई है, लीनियर, और लीनियर का सबको पता है कि कैसे करना होता है। इंटीग्रल फैक्टर निकालते हैं सबसे पहले और फिर उसको सोल्व कर देते हैं, और क्या है। तो ये आपके पास में सेकेंड टाइप होगी। थर्ड टाइप जो कि टफ प्रॉब्लम्स होती है, जिसमें कॉन्सेप्ट जो थोड़े से मिक्स भी होते हैं। तो इसमें कुछ प्रॉब्लम्स मैं आपको बता देता हूँ। जो बाकी की प्रॉब्लम्स बचे वो घर पे ट्राई जरूर करना सारी, कुछ तो मैंने आपको सोल्व करवाई दी है, इसके अलावा जो भी बचे वो खुद से ट्राई करना है ना। अगर उनमें कोई डाउट हो तो फिर वो पूछ लेना। तो इसका जैसे कुछ अच्छी प्रॉब्लम्स मैं आपको पहले करवा देता हूँ। मेंस की करें या एडवांस की? एडवांस की करें, तमन्ना सबकी एडवांस की रहती है ना। चलो कोई ना, तो मैं फिर एडवांस वाली प्रॉब्लम्स आपको करवाता हूँ। एडवांस वाली देखो प्रॉब्लम 30 से लेके 35 जो सारी, सॉरी 33 तक सारी जो वो जे एडवांस 2022 में पूछी गई थी। तो इसमें सबसे पहले कौन सी करें? 33 कौन सी है? हाँ बिल्कुल, देखो 33 ये भी समझ लो एक वैरायटी को, इसको कैसे सोल्व किया जाता है ना। तो ये बेसिकली इस टाइप की प्रॉब्लम में क्या है, कॉलम मैच द कॉलम है। तो अब देखो यहाँ पे आपको थोड़ा सा चारों ऑप्शन जो वो तो बहुत ही रेयरली ऐसा होगा कि आपको चारों ऑप्शन जो सोल्व करने की जरूरत है। ठीक है, आप एक या दो ऑप्शन अगर सोल्व करोगे तो उससे आपका काम जो वो हो जाएगा। बट उससे भी पहले तो आप देखो क्वेश्चन जो उसको रीड करो है ना। आपको एक इलिप्स गिवन है, 33rd क्वेश्चन देखना है इसको कैसे अप्रोच करेंगे। 33rd में x²/4 प्लस y²/3 = 1। ये क्या है, एक इलिप्स है। इसमें बोला गया है कि एक पॉइंट आपको गिवन है h α, 0। तो पहले तो देखो ये इलिप्स है उसको आप ड्रॉ कर लीजिए। इलिप्स में आपको क्लियरली दिख रहा है कि a b से बड़ा है, तो ऐसा इलिप्स बनेगा ही जिसके अंदर ये पॉइंट 2, 0 है, ये पॉइंट 0, √3। अब इसमें जो h पॉइंट है उसमें बोला गया α, 0,
और अल्फा 0 से लेके 2 के बीच में लाई कर रहा है, यानी यहां पे कोई पॉइंट है H। आगे बढ़ते हैं, देखो जो जो बोला जा रहा है बस वो काम करते जाइए आप। सबसे पहले ना आगे बोला है स्ट्रेट लाइन ड्रॉन थ्रू H, एक स्ट्रेट लाइन है जो कि H से पास हो रही है, एंड पैरेलल टू वाई एक्सिस। तो वाई एक्सिस के पैरेलल अगर हम एक लाइन ड्रॉ करें तो वो लाइन ऐसी आएगी भाई, ये लाइन हमने ड्रॉ कर दी। आगे क्रॉस द इलिप्स एंड इट्स ऑक्सिलरी सर्कल। ऑक्सिलरी सर्कल अब आपको पता होना चाहिए क्या होता है। एक इलिप्स की मेजर एक्सिस को डायामीटर लेट करके जो सर्कल ड्रॉ करते हैं उसको हम ऑक्सिलरी सर्कल बोलते हैं। तो ये बोला कि जो H से पास होने वाली लाइन थी वो इसके ऑक्सिलरी सर्कल जो उसको भी इंटरसेक्ट कर रही है और इलिप्स को भी इंटरसेक्ट कर रही है, तो इंटरसेक्ट करा दिया दोनों को। आगे बढ़ते हैं। एट E एंड F रेस्पेक्टिवली इन फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में बोला कि इलिप्स जो उसको E पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है और जो इसका ऑक्सिलरी सर्कल है इसको F पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रही है। आगे बढ़ते हैं। आगे बोला गया द टेंजेंट टू द इलिप्स एट पॉइंट E, टेंजेंट टू द इलिप्स, इलिप्स का जो E पॉइंट है उस पे एक टेंजेंट जो है वो ड्रॉ की गई है। तो एक टेंजेंट हम ड्रॉ कर देते हैं इस पे, ऐसे आ गई है। इसके बारे में देखो क्या बोला गया है, इंटरसेक्ट द पॉजिटिव एक्स एक्सिस एट ए पॉइंट G। पॉजिटिव एक्स एक्सिस ये है, इसको बोला गया है कि G पॉइंट जो उस पे इंटरसेक्ट कर रही है। आगे सपोज दैट द स्ट्रेट लाइन ज्वाइनिंग F एंड द ओरिजिन, F को ओरिजिन से ज्वाइन कराने वाली जो लाइन है वो बोला गया कि फाई एंगल जो वो बना रही है। अब चलिए, अब जो जो इसने सवाल में पूछा, 4 ऑप्शन आपके पास में गिवन है, उन चारों में सिमिलरिटी क्या है कि एक ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना है। कौन से ट्रायंगल का? FGH। F इसको मैं यहां पे इससे G से मीट करा देता हूं, FG आ गया और ये H, ये वाले ट्रायंगल का एरिया आपको फाइंड करना है और थीटा या फाई जो वो अलग अलग दिए हुए हैं। ये पूरी इंफॉर्मेशन सवाल का मतलब समझ में आ गया। चलो सबसे पहले तो देखो ये एंगल अगर फाई गिवन है तो ये पॉइंट F के कोऑर्डिनेट आप बता सकते हो क्या? एक सर्कल है, एक सर्कल पे पॉइंट क्या होता है? A cos थीटा कोमा A sin थीटा। A क्या होती है उसकी? रेडियस। इस सर्कल की रेडियस कितनी है? 2। तो क्या इस पॉइंट को 2 cos फाई कोमा sin फाई बोला जा, सॉरी 2 cos फाई बोला जा सकता है? अगर ये वाला पॉइंट है, अगर ये वाला पॉइंट ये है तो ये वाले पॉइंट को बता सकते हो क्या? ये पॉइंट क्या होगा? इलिप्स पे पॉइंट क्या होता है? A cos थीटा कोमा B sin थीटा। और अगेन जो थीटा होता है वो ऑक्सिलरी सर्कल का पॉइंट यहां पे मीट करता है, बताया था पहले आपको ना। तो ये क्या होता है? A cos थीटा यानी 2 cos फाई कोमा √3 sin फाई। अब देखो फोकस आपका क्या होना चाहिए, आपको FGH इस ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना था। तो उसके लिए क्या चाहिए? ये आपके पास में राइट एंगल ट्रायंगल है, तो ये लेंथ और ये लेंथ आपको चाहिए। ये वाली लेंथ आप ऑलरेडी फाइंड कर चुके हो, कितनी है ये वाली लेंथ? 2 sin फाई। ये जो पॉइंट है इसका y कोऑर्डिनेट है, वही तो डिस्टेंस होगी। तो अब आपका पर्पस है ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना। ये वाली डिस्टेंस आपको तब मिलेगी जब आप पहले टेंजेंट की इक्वेशन लिखोगे। तो अब अपना फोकस आ गया टेंजेंट की इक्वेशन। किस पॉइंट पर? E पॉइंट पर। अगर कोई एक ऐसा पॉइंट है जो कि कर्व पे लाई कर रहा है, अगर वहां पे टेंजेंट की इक्वेशन लिखनी होती है तो वो होती है t = 0। t = 0 का मतलब होता है x² को x(x1) से रिप्लेस कर दीजिए, y² को y(y1) से रिप्लेस कर दीजिए, इक्वल्स टू 1। अब आपको क्या चाहिए? g पॉइंट चाहिए। ये लाइन की इक्वेशन आ चुकी है और इसमें अगर g पॉइंट चाहिए तो y की वैल्यू 0 डाल दें। y अगर 0 डालेंगे तो x की वैल्यू 4/x1 आ गई क्या? और x1 क्या था? 2 cos फाई। तो 2 cos फाई अगर यहां पे डालेंगे तो ये 2 sec फाई आ गया क्या? ये वाला पॉइंट आ चुका है 2 sec फाई कोमा 0। अपना पर्पस क्या था? ये वाली डिस्टेंस फाइंड करना। क्या आपके पास में h पॉइंट है? ये देखो ना, ये पॉइंट क्या है? 2 cos फाई कोमा 2 sin फाई। तो ये वाला पॉइंट कितना होगा? 2 cos फाई कोमा 0। अगर ये डिस्टेंस फाइंड करनी है तो ये आपको पता है कि ये वाली डिस्टेंस, ये डिस्टेंस कितनी है? 2 sec फाई। ये वाली डिस्टेंस, तो अगर इन दोनों को माइनस कर देंगे तो GH डिस्टेंस आ जाएगी क्या? तो वो 2 इंटू में sec फाई माइनस cos फाई आ गई क्या? अगर ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आ गई तो इस ट्रायंगल का एरिया मिल जाएगा। एरिया देखो क्या होगा? हाफ इंटू बेस। बेस है 2
सेक फाइव माइनस कॉस फाइव इंटू हाइट, हाइट जो वो कितनी है इसकी 2 sin फाइव। तो ये एरिया देखो जरा कितना आ गया 2 इंटू में आप चाहो तो इसको 1 अपॉन कॉस फाइव लिख दें, और कॉस फाइव अगर एलसीएम लेंगे तो साइन फाइव अपॉन कॉस फाइव टेन फाइव, और 1 माइनस का कॉस स्क्वायर फाइव बनेगा, ये वो क्या होता है, ये एरिया मिलेगा। अब देखो आपको फाइव की अलग अलग वैल्यू, तो पहली चीज तो यहां पे देखो जरा ऑप्शन 4 जो उसमें सब में पी आ रहा है, तो इसका मतलब फाइव इक्वल्स टू पाई बाई 12 की तो फाइंड करने की जरूरत आपको नहीं है। अब किसी को भी आप चेक कर सकते हो इन दोनों में से, अगर मान लो मैं पहले को चेक कर लेता हूं एक बार पाई बाई 4 पे, तो अगर जब 5 की वैल्यू पाई बाई 4 होगी तो ये देखो एरिया कितना आएगा 2 इंटू 1 इंटू 1 बाई 2 दैट इज इक्वल टू 1, यानी Q से मैच कर गया। तो ऑप्शन ए और बी जो वो तो हट चुके हैं, 3 या 4 में से कोई एक होगा। अब 3 और 4 में से आप सेकंड जो है उसमें देखो एक बार टी से मैच कर रहा है, एक बार एस से, यानी दोनों का अलग अलग है, तो दोनों में से कोई भी एक के लिए चेक कर लेते। तो 5 की वैल्यू जब पाई बाई 3 होगी तो डेल्टा देखो क्या होगा 2 इंटू 1 अपॉन रूट 3, और ये रूट 3 बाई 2 मीन्स 3 बाई 4, यानी आ गया रूट 3 बाई 2। ऑप्शन में नहीं है क्या पाई बाई 3, सॉरी ये रूट 3, तो 3 रूट 3 बाई 2, तो 3 रूट 3 बाई 2 जो वो आपके पास में टी में आ रहा है, तो ऑप्शन सी जो इसका करेक्ट आंसर होगा। तो देखो ये क्वेश्चन में एक्चुअल में लैंग्वेज काफी सारी बड़ी थी, है ना, बहुत सारी इंफॉर्मेशन आपके पास में गिवन थी, बट जैसे जैसे आपने जो जो चीजें पढ़ी वो हम करते गए तो सवाल सोल्व हो गया। वही अगर मान लो क्वेश्चन को देख के हम लैंग्वेज बड़ी देख के अगर छोड़ देते हैं तो वो थोड़ी सी डिफिकल्टी होती है फिर, है ना। एक सवाल और कर लेते हैं, कोई सा, कौन सा करवाया जाए बोलो। 32 किधर गया, हाँ ये बहुत अच्छा सवाल था 32। ये इसमें कोई डाउट है इस वाले प्रॉब्लम में? 32 समझना, जैसे कि इस टाइप की प्रॉब्लम्स जो उनको कैसे अप्रोच करते हैं, ये बेसिकली वो क्वेश्चन है जिसमें आपको समझ ही नहीं आएगा कि स्टार्टिंग जो आपको कैसे करनी है, क्या क्या चीजें फिर करते हुए चलना ना, उस टाइप की क्वेश्चन है। हाँ ये छोड़ने वाला क्वेश्चन है, बिल्कुल समझदारी है छोड़ना इसको ना। हाँ देखो जैसे इसमें सबसे पहले तो आई कैप जे कैप के कैप के बारे में दे रखा, जो आपको पता ही है यूनिट वेक्टर्स होते हैं। उसके बाद में एक ए वेक्टर है, बी वेक्टर है एंड सी वेक्टर है। अब इंफॉर्मेशन देखो क्या क्या है, B2 इंटू में B3 का जो प्रोडक्ट है वो पॉजिटिव है, और ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर जो 0, तो पहले तो इसका यूज कर लेते हैं ना, ए डॉट बी 0, ए डॉट बी 0 का मतलब हो गया 3 प्लस B2 माइनस का B3 इक्वल्स टू 0। ये एक रिलेशन आपके पास में आ गया। अब उसके बाद में देखो दो मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई लिखा, ऑब्वियस सी बात है कि पहले तो उसको अपने को सिंप्लीफाई कर लेना चाहिए। मैट्रिक्स का मल्टीप्लिकेशन आता है, तो अगर देखो मैं अगर यहां से आपको बताऊं तो ये ऐसा आ जाएगा क्या, माइनस का B2 C3 प्लस B3 C2 इज इक्वल्स टू 3 माइनस का C1। अगर हम सेकंड की बात करें तो C3 माइनस का B3 C1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस C2। और हम लास्ट बात करें तो ये आ रहा है माइनस का C2 प्लस का B2 C1 इज इक्वल्स टू -1 माइनस C3। अब देखो आपके पास में यहां पे 3 इक्वेशन है, और अननोन्स की अगर हम बात करें तो काफी सारे हैं। B1 है ही नहीं, चलो B2 है, B3 है, C1 है, C2 है, C3, 5 अननोन, 3 इक्वेशन। इसका मतलब ऑब्वियस सी बात है कि ये हम फाइंड नहीं कर सकते, तो उसकी कोशिश तो नहीं करनी चाहिए अपने को। अब देखो इसमें भी क्या होता है, इस टाइप की जो प्रॉब्लम्स होती हैं इसमें 2 टाइप के क्वेश्चन आपको पूछे जाते हैं जो मल्टीपल करेक्ट होते हैं, या तो उसमें पार्शियल मार्किंग होती है या नहीं होती। तो अगर मान लो कि पार्शियल मार्किंग है तब तो आपको सारे क्वेश्चन एक बार जरूर ट्राई करने चाहिए। अगर मल्टीपल करेक्ट में पार्शियल मार्किंग आती है तो उसको क्वेश्चन को ट्राई करो, क्योंकि जनरली ऐसा होता है कि उसमें 1 या 2 ऑप्शन जो वो आसान होते हैं, बाकी के 1-2 डिफिकल्ट होते हैं। तो अगर पार्शियल मार्किंग है तब तो ट्राई करो, बट अगर नहीं है तो छोड़ के आगे बढ़ो। अगर आप यहां तक तो सोल्व करोगे, क्योंकि सवाल को देख के थोड़ी समझ में आएगा कि कर सकते हो नहीं, इतना सोल्व किया फिर आपको यहीं से देख के समझ में आ जाएगा कि अब ये तो सोल्व होने से रहा, तो फिर आप आगे बढ़ जाइए। अब देखो यहां पे आपको क्या क्या चीजें जो वो दे रखी है। सबसे पहले a डॉट सी आपको पूछा गया है कि क्या भाई a डॉट सी जो उसकी वैल्यू 0 हो सकती है।
फिर अगला बी डॉट सी पूछा है, फिर एक बी का मैग्नीट्यूड पूछा है, और फिर जो है वो एक ए का आपको मैग्नीट्यूड पूछा है। चलिए अगर मान लो हम सबसे पहले फर्स्ट या सेकंड ऑप्शन की बात करें कि भाई ए डॉट सी और बी डॉट सी जो वो क्या आ सकता है। हाँ, पहले तो अपन इसकी बात करते हैं कि ये वाला जो एक्सप्रेशन लिखा हुआ है, इससे हमने पता चल गया कि भाई ये हम फाइंड नहीं कर सकते। अब अगर फाइंड नहीं कर सकते तो इसका कुछ ना कुछ और यूज होगा। कुछ ना कुछ और यूज क्या होगा, उस चीज को ऐसे समझो आप कि ये वाली जो टर्म्स लिखी हुई है इसके अंदर और जो ऊपर वेक्टर्स लिखे हुए हैं, क्या इन दोनों का आपस में कोई रिलेशन है, क्या इन दोनों का आपस में कोई लेना देना है। तो उस चीज को समझना। इसमें क्या हो रहा है कि B2 C3 से मल्टीप्लाई हो रहा है और B3 C2 से, और बेसिकली ये जो B2 C3 C1 ये सब जो है वो या तो B वेक्टर में आ रहे हैं या C वेक्टर में आ रहे हैं। ध्यान से देखना, ये B वेक्टर था आपके पास में I कैप प्लस B2 J कैप प्लस में B3 K कैप, ये आपके पास में C वेक्टर था C1 I कैप प्लस C2 J कैप प्लस C3 K कैप। इन दोनों वेक्टर्स की तरफ देखो, दो वेक्टर में आप या तो उनका डॉट प्रोडक्ट कर सकते हो या क्रॉस प्रोडक्ट कर सकते हो। अगर आप डॉट करोगे तो C1 मिलेगा, B2 C2 मिलेगा, B3 C3 मिलेगा। क्या यहां पे कहीं पे भी ऐसी टर्म्स दिख रही हैं? नहीं दिख रही। दूसरा होता है क्रॉस प्रोडक्ट। क्रॉस में करते हैं तो I के साथ में इसका ऐसा कुछ क्रॉस मल्टीप्लाई आता है, B2 C3 माइनस B3 C2, बिल्कुल ऐसा कुछ बन रहा है। और क्या क्या टर्म्स आती हैं? C3 माइनस का B3 C1, ऐसी भी टर्म्स आपको मिल रही हैं, मिल रही है, जिसका मतलब कहीं ना कहीं इनके क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका यूज यहां पे हो रहा है। तो अगर हम इन दोनों को देखो क्रॉस मल्टीप्लाई करें, बी वेक्टर क्रॉस अगर मान लो मैं सी वेक्टर लिखूं एक बार के लिए, तो वो देखो क्या आएगा, B2 C3 माइनस का B3 C2 I कैप, ऐसा मिलेगा। फिर J कैप के साथ में देखो क्या आएगा, माइनस C3 माइनस का B3 C1 आएगा क्या, ये J कैप के साथ। और अगर हम K कैप के साथ की बात करेंगे तो वो आएगा C2 माइनस का B2 C1, ये ऐसा बनेगा। अब ध्यान से देखो जरा कि यहां पे ये जो वैल्यू लिखी हुई है, ये आ रहा है B2 C3 माइनस में B3 C2, इसका नेगेटिव। फिर जो J कैप का कोफिशिएंट है वो यही लिखा हुआ है सेम। फिर यहां पे जो K कैप का कोफिशिएंट है वो ये लिखा हुआ है। इसका मतलब ये जो लेफ्ट हैंड साइड में बेसिकली लिखा हुआ है ये कहीं ना कहीं B क्रॉस C आ रहा है। बस दिक्कत क्या आ रही है, यहां पे एक नेगेटिव है, तो इसको दोनों साइड नेगेटिव से मल्टीप्लाई कर दूं, तो नेगेटिव से मल्टीप्लाई करेंगे तो C1 माइनस का 3 बनेगा। ध्यान से देखना, ये बन गया C1 माइनस का 3। इसको भी नेगेटिव से मल्टीप्लाई करने की जरूरत है क्या? नहीं है, नहीं है ना, C1 माइनस का 3। ये क्या है, 1 माइनस का C2। यहां पे इसको नेगेटिव से करने की जरूरत है, तो ये कितना बनेगा, C3 प्लस 1। यानी अगर मैं इधर इनको ऐड कर दूं सबको, ये जो तीन इक्वेशन आपके पास में थी, अगर इनको I कैप J कैप K कैप से मल्टीप्लाई करके ऐड कर दें तो लेफ्ट हैंड साइड जो है वो B वेक्टर क्रॉस C वेक्टर बनेगी क्या। और जो राइट हैंड साइड है उसके अंदर एक तो आपके पास में C1 वेक्टर आ रहा है और दूसरा देखो कि क्या A वेक्टर लिखा हुआ है, क्या A वेक्टर में आ रहा है 3 1 माइनस 1, बट वो माइनस के एक हमने गड़बड़ कर दिया है क्या कहीं पे, यहां पे। अच्छा, ये एक माइनस बाहर भी तो इसको करने की जरूरत नहीं थी, है ना, तो ये C2 माइनस का 1 आएगा। तो अगर हमने इसको ऐड किया तो लेफ्ट हैंड साइड वाला तो ये बन गया, और राइट हैंड साइड में देखो एक तो आ गया C वेक्टर और दूसरा आपके पास में क्या आ रहा है, माइनस का A वेक्टर, माइनस का A वेक्टर, ये आपके पास में बन गया। तो ये देखो यहां से आपके पास में एक वेक्टर में एक बहुत ही खूबसूरत सा रिलेशन जो यहां पे आपको मिल गया, मिल गया। तो ये जो मैट्रिक्स वाली जो पूरा जो फंडा दिया हुआ था उसका पर्पस ये वाला रिलेशन जो फाइंड करना था। अभी तो आपने सिर्फ ये फाइंड किया, अभी क्वेश्चन में तो बहुत कुछ बचा है। देखो अब इसके बाद में आपको क्या चाहिए, अब आओ ऑप्शंस पे। आपको एक चाहिए था A डॉट C, एक चाहिए था B डॉट C। एक चीज सोचो जरा, यहां से A डॉट C आपको दो तरीके से मिल सकता है, या तो मैं इसका A के साथ में डॉट प्रोडक्ट करूं या फिर C के साथ। अब देखो किसके साथ करेंगे, अगर A के साथ में डॉट प्रोडक्ट करूंगा तो लेफ्ट हैंड साइड में बॉक्स ABC बनेगा। क्या आपके पास बॉक्स ABC की वैल्यू है क्या,
तो नहीं करेंगे। सी के साथ अगर डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो फायदा हो जाएगा कि अगर एक बॉक्स में दो वेक्टर सेम है तो उसका बॉक्स प्रोडक्ट क्या होता है, जीरो। तो अगर सी के साथ डॉट प्रोडक्ट करें तो लेफ्ट हैंड साइड जीरो, ये सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर और ये यहां पे बनेगा माइनस का ए डॉट सी। तो ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर जो वो सी वेक्टर के मैग्नीट्यूड का स्क्वायर, जबकि ये क्या बोल रहा था पहले ऑप्शन में ए डॉट सी जीरो, यानी ऑप्शन वन जो वो गलत हो गया। चलिए ऑप्शन बी की बात करते हैं, उसको बी डॉट सी चाहिए। बी डॉट सी यहां से क्लियरली नजर आ रहा है तभी मिलेगा जब बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर दें। बी के साथ डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो लेफ्ट हैंड साइड क्या बनेगी, जीरो, और राइट हैंड साइड की बात करें तो बी डॉट सी माइनस ए डॉट बी आपको सवाल में गिवन था जीरो, तो इसका मतलब बी डॉट सी आ गया आपके पास सी। एक चाहिए आपको बी का मैग्नीट्यूड और एक चाहिए आपको सी का मैग्नीट्यूड। तो देखो जरा बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है, बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड वो अंडर रूट ओवर वन प्लस बी टू स्क्वायर प्लस बी थ्री स्क्वायर है क्या, ऐसा है ना बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। अब अभी तक आपने इस वाले रिजल्ट का यूज नहीं किया है b2 और b3 का। अब देखो इसके बारे में अगर आपको बताना है तो वन तो फिक्स है, b2 और b3 के बारे में सोचना है कि b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर की वैल्यू कहां से कहां तक हो सकती है। तो वहां से देखो जरा b2 माइनस b3 जो है उसकी वैल्यू माइनस का 3 है क्या, अगर स्क्वायरिंग कर देंगे तो ये वाला एक्सप्रेशन मिलेगा क्या। तो ये देखो अगर स्क्वायर किया तो b2 स्क्वायर प्लस में b3 स्क्वायर माइनस 2b2 b3, ये इधर आया तो 2b2 b3 प्लस b2 इंटू b3 आपको पॉजिटिव दे रखा है। तो इसका मतलब क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि ये वाला एक्सप्रेशन हमेशा 9 या पॉजिटिव है तो इसका हमेशा 9 से बड़ा होगा, बोल सकते हैं। और अगर ये एक्सप्रेशन 9 से बड़ा है इसका मतलब b2 स्क्वायर प्लस b3 स्क्वायर की वैल्यू 9 से बड़ी है। अगर इसकी वैल्यू 9 से बड़ी है तो इसमें 1 ऐड करेंगे तो इसकी वैल्यू 10 से बड़ी होगी क्या। तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि भाई बी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड है वो अंडर रूट 10 से बड़ा होगा। तो इसका मतलब ऑप्शन सी जो वो भी करेक्ट आंसर। एक क्या चाहिए था आपको, सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड। तो सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड होगा वो क्या होगा भाई, c1 स्क्वायर प्लस c2 स्क्वायर प्लस c3 स्क्वायर। तो आपको दिख रहा है क्लियरली कि भाई ऐसी तो कहीं पे कोई इंफॉर्मेशन जो आपके पास में नहीं है जहां पे c1 और c2, यहां पे तो फिर भी b2 और b3 की थी। तो इसके लिए अब क्या कर सकते हैं, सी वेक्टर का जो मैग्नीट्यूड का स्क्वायर आपको फाइंड करना है। एक तो देखो यहां से सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का जो स्क्वायर है वो आपको पता है कि भाई ये ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, बट ए और सी का अगर आप डॉट प्रोडक्ट करते हो तो वहां से भी देखो जो आपको रिजल्ट मिलेगा उससे कुछ खास बेनिफिट जो आपको नहीं होने वाला। और अपने पास में रिजल्ट जो है या फिर जो रिलेशन जो है वो भी सिर्फ यही रिलेशन है, इसके अलावा तो और कोई रिलेशन आपके पास है नहीं। तो अपने को क्या करना चाहिए, इस वाले एक्सप्रेशन जो उसको थोड़ा सा सोल्व करके देखना चाहिए कि इससे हमें कुछ मिल सकता है क्या। इसका हमें ए के साथ में डॉट प्रोडक्ट हम ऑलरेडी बी के साथ डॉट प्रोडक्ट कर चुके हैं, सी के साथ भी डॉट कर चुके हैं और ए के साथ कर नहीं सकते क्योंकि बॉक्स एबीसी का अपने को कुछ नहीं पता। इसका मतलब डॉट तो हम तीनों वेक्टर के साथ अपने को पता है कि क्या क्या होगा। अभी क्रॉस प्रोडक्ट जो है उसका थोड़ा सा स्कोप अपने पास में बचा हुआ है कि अगर हम यहां पे किसी वेक्टर के साथ में अगर क्रॉस प्रोडक्ट करें तो क्या उससे अपने को कुछ मिल सकता है क्या। अब देखो क्रॉस प्रोडक्ट के लिए अगेन आपके पास में 3 वेक्टर पॉसिबल है, या तो आप ए वेक्टर के साथ क्रॉस करोगे या बी के साथ करोगे या फिर सी के साथ करोगे। तो अब देखो अगर मान लो कि आपने बी के साथ में इसका क्रॉस प्रोडक्ट किया तो अननोन बहुत सारे हो जाएंगे, इधर एक बी क्रॉस सी बनेगा, इधर ए क्रॉस बी बनेगा। तो इसकी ये तो हम नहीं कर सकते, तो काफी लंबा चौड़ा काम हो जाएगा। किससे अगर करेंगे हम, बी से अगर हम करें तो अगर हम सी से करके देखें एक बार, तो अब देखो अपने पास में बेसिकली 2 ऑप्शन है, या तो हम सी के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करें या फिर ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करें। अगर हम देखो ए के साथ में क्रॉस प्रोडक्ट करते हैं तो क्या होता है, अब ऑब्वियस सी बात है अगर क्रॉस प्रोडक्ट कर रहे हैं तो या तो दोनों तरफ पोस्ट मल्टीप्लाई करेंगे या फिर प्री मल्टीप्लाई करेंगे। तो जैसे अगर मान लो मैंने ऐसे लिख दिया बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर और इसका ए वेक्टर के साथ में क्रॉस मल्टीप्लाई है, तो ये इधर सी क्रॉस ए आएगा, सी का ए का ए के साथ तो 0। इसको हम कैसे लिखेंगे, बी डॉट ए सी वेक्टर माइनस सी डॉट ए बी वेक्टर इज इक्वल टू सी क्रॉस ए। इसकी वैल्यू कितनी है 0, तो ये आ गया सी डॉट ए
बी वेक्टर इज इक्वल टू सी वेक्टर क्रॉस ए वेक्टर, ठीक है, ऐसा मिल गया। अब यहां से देखो सी और ए के बीच का एंगल अगर हम कुछ मान ले थीटा, तो सी डॉट ए जो वो सी का मैग्नीट्यूड ए का मैग्नीट्यूड इनटू में कॉस थीटा। ए का मैग्नीट्यूड एक्चुअल में आपके पास है, ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या है बताना एक बार, ए क्या था, √11। अच्छा ए का मैग्नीट्यूड है तब तो इतना कुछ करने की जरूरत ही नहीं थी आपको, ए से आ जाओ। देखो ये वाली चीज, यहां से सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड का स्क्वायर था ये, और ए डॉट सी को आप क्या लिख सकते हो, ए सी कॉस थीटा, इससे ये कैंसिल आउट। सी का चाहिए था तो वो √11 कॉस थीटा आ गया। कॉस थीटा की वैल्यू क्या होती है हमेशा, लेस देन इक्वल्स टू 1, तो क्या हम ऐसा बोल सकते हैं कि हमेशा √11 या उससे कम होगा, तो इसका मतलब फोर्थ ऑप्शन जो वो भी क्या हो जाएगा इसका करेक्ट आंसर, ठीक है। तो ये सारी चीजें हैं आपके पास, तो इसके जो बचे हुए हैं वो आप करके देखना सारे क्वेश्चन, और जो भी डाउट हो पूछ लेना। और इसके अलावा शेड्यूल आपको पहले से ही मिल जाएगा, वीक वाइज शेड्यूल आपको मिलेगा, जिसमें आपको पता रहेगा कि अगले वीक में कौन कौन सी क्लास में क्या क्या होने वाला है। तो उस चैप्टर को रिवाइज करके आना। अब रिवाइज करने के लिए आपके पास में दो तरीके रहेंगे। एक तो अगर मान लो वो चैप्टर आपको पहले से आता है थोड़ा अच्छे से, तो आप उसको शॉर्ट नोट्स जो है उससे रिवाइज करके आना। और अगर आपको मान लो थ्योरी थोड़ी डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, या फिर अगर मान लो उस चैप्टर में 10 कॉन्सेप्ट है बट आपको 3 पढ़ने हैं सिर्फ, तो आपको कॉन्सेप्ट वीडियोज का एक्सेस मिला है सबको। तो कॉन्सेप्ट वीडियोज जो है उससे छोटे छोटे वीडियोज हैं, उसमें एक कॉन्सेप्ट अगर आपको कोई सा नहीं आता तो डायरेक्टली उसका वीडियो देखा, काम खत्म। तो उससे रिवाइज जरूर करके आना। अगर रिवाइज करके नहीं आओगे तो क्लास में इतना फायदा मिलेगा नहीं आपको, है ना, मैं क्लियरली बता रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे तो हम मेनली प्रॉब्लम्स कैसे सोल्व करते हैं उसी चीज पे फोकस करेंगे, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।